आप तक ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है तो फटाफट वाई टाइप करिए। मेरा आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो गया, तो होते हैं हर चीज में कहीं ना कहीं हेडल्स होते हैं। ऑफलाइन क्लास जाना, आंधी तूफान बारिश आ जाए तो क्या करोगे? घर में रुक जाओगे, क्लास छूट सकती है ना। तो कई सारे हेडल्स ऑफलाइन में भी होते हैं और थोड़े बहुत ऑनलाइन में भी होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। फटाफट आप तो सबसे पहले वाई 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 टाइप करके मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है। ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है तो फटाफट वाई टाइप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट वाई टाइप कर दीजिए। यस यस बिल्कुल सही है। और मैं अभी नोटिफिकेशन भी डलवा देता हूं। कई बच्चे सोच के खुश हो जाते हैं, वाह यार आज क्लास नहीं हो रही। तब तक आओ थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देख लेते, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, है ना। इंस्टाग्राम चला लेते हैं आज क्लास नहीं हो रही, टीवी देख लेते हैं ना। आज क्लास नहीं हो रही, बाहर से घूम के आ जाते हैं। क्लास नहीं होने पे 60-70% जनता खुश हो जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो खुश हो जाते हैं क्लास नहीं होने पे, है ना। क्लास नहीं होने पे खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आज का लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का 8th लेक्चर है। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट भी बोलते हैं, कई जगह इसको यूनिट एंड डायमेंशन भी बोलते हैं। 8th लेक्चर है जिसमें हम एरर एनालिसिस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। एरर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। देखियो क्लास शुरू नहीं हुआ, बच्चा कह रहा है कि आज 9 बजे तक पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ेंगे। पढ़ना कब तक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो पढ़े वो बहुत ही जोरदार तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग थोड़ा बातें करेंगे, है ना। थोड़ा सा बातें मतलब ऐसी नहीं है गपशप नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आइए बताते हैं। सबसे पहले अभी तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको पहले बताया था, अभी तक जो आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई स्कूल वाली जो पढ़ाई कर रहे थे फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, वो पढ़ाई बिल्कुल अलग है। उसमें सारे बच्चे पास कर जाते हैं, उसमें सारे बच्चे पास कर जाते हैं, कोई भी फेल नहीं होता, है ना। बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है, हम दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं हम स्कूल में, फिर स्कूल की यादें जुड़ी होती है और खूब मज़ा आता है। और गेम ब्रेक भी होता है, लंच ब्रेक भी होता है, खूब मज़ा आता है। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ाई तुम करने आ गए हो ये एक अलग चीज़ है। मैं आपको नीट के बारे में बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि नीट में 2020 में, है ना, 2020 में सॉरी, बच्चे अपीयर हुए थे ऑलमोस्ट 16 लाख 17 लाख। 21 में भी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट इतना ही होगा, भी फॉर्म नहीं आया है। 22 में और 2 लाख बढ़ जाएगा। और जब आप पेपर देंगे तो मोर देन 20 लाख बच्चे अपीयर होंगे। आप ये जानते हो 20 लाख बच्चे जिस एग्जाम को दे रहे हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है और सबसे टफेस्ट एग्जाम में से भी आता है। सबसे पहली बात जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है, वर्ल्ड का जिसमें पूरी दुनिया आ गई। पूरी दुनिया बोलने में कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं उसके हिसाब से, और 2-4 टॉप के जो टफेस्ट एग्जाम है उनमें से भी आता है नीट। एक्यूरेसी मेंटेन करने और हायर कट ऑफ के मामले में सबसे नंबर 1 पे आता है ये। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने अपीयर होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक्यूरेसी और कट ऑफ के मामले में दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है ये। टफेस्ट एग्जाम भी है ये, और उस चीज की तैयारी करने आ गए हो तुम। अब लोग, कुछ बच्चे कह रहे क्यों डरा रहे हो? बेटे डरा नहीं रहे डरा नहीं रहे। मैं तुम्हें एक छोटी बात बताता हूं, जब हम लोग 9th 10th में थे, 10th पास आउट होकर 11th किया, 12th किया, तो जब हम 12th पास हो गए थे ना, तब हमें पता चला था नीट और IIT JEE क्या होता है। तब हमें पता चला था नीट और IIT JEE क्या होता है, ये मैं सच बता रहा हूं आपसे। और जब हमें पता चला था तो ऐसा महसूस हुआ था, अरे यार कोई बताया नहीं क्या होता है, काश कोई पहले बता दिया होता
तो हम अच्छे से इसकी तैयारी कर पाते। काश कोई पहले ये बताता कि दुनिया में एक इंडिया में एक कैरियर है जिससे तुम डॉक्टर बन सकते हो। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, अभी भी इंडिया में 70-80% ऐसे विलेजेस है जहां पे लोग ये सोच ही नहीं सकते कि हम डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर हो जाना, इंजीनियर हो जाना उनकी सोच से बाहर की चीजें हैं। हमें नहीं पता था। यूपीएससी में 20 लाख बच्चे बैठते हैं यार, और वो भी 11-12 के लेवल पे, है ना। यूपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद हो गया ना बेटा। 11-12 के लेवल पे मैं बता रहा हूं आपको। नीट वर्ल्ड के सबसे सुनो ना, 20 लाख तो कई कंट्री का पॉपुलेशन भी नहीं है। उतने बच्चे तो यहां बैठते हैं, उतने बच्चे यहां बैठते हैं। और सही समय पे सही चीजें आपको पता चल जाए। एक क्या होता है कि कोई पंछी होता है, मुझे नाम नहीं याद है, जब कोई प्रॉब्लम होता है ना तो अपना मुंडी छुपा लेता है, और मुंडी छुपाने से, आंख बंद करने से उसको लगता है प्रॉब्लम खत्म हो गया, लेकिन असल में प्रॉब्लम तो है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है और 2 साल बाद आपको पता चले कि डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना जरूरी है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तब आप पे प्रेशर शायद ज्यादा होगा अगर आप ड्रॉप करें तो। 2 ऑप्शन है, आप मजे से 11th पढ़िए, मजे से 12th पढ़िए और फिर ड्रॉप करिए 1-2 साल, या फिर अभी से आप संभल जाइए और 11th-12th अच्छे से पढ़ के मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। 2 ऑप्शन है आपके पास। अभी आप छोटे बच्चे हो, तुम पछताओगे कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, सर मैं 6 घंटा पढ़ रहा था, 2 घंटे और पढ़ लेता तो शायद अपीयरिंग में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपको कभी नहीं पता कि सेलेक्ट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, मैं हमेशा जब पढ़ाता था तो 3 बच्चों की कहानी सुनाता था, है ना। वो कभी सुनाऊंगा आराम से। उसमें क्या होता है, ब्रीफ में मैं अभी बताता हूं। 3 बच्चे होते हैं, है ना, रामलाल, कल्लू और भोलू। रामलाल, कल्लू और भोलू। अब क्या है, रामलाल ने एकदम कूल नेचर का है, उसको इंस्टाग्राम भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है। फटाफट अभी थोड़ा सा बताता हूं मैं। उसको इंस्टाग्राम भी चलाना है, उसको व्हाट्सएप भी चलाना है, कई सारे टेलीग्राम चैनल उसने ज्वाइन किए। वो बहुत कूल है। वो आता है, पढ़ता है, जब 1 घंटे पढ़ लेता है तो बोलता है सर छुट्टी दे दो, घूमने जाना है ना। ये क्या, कौन है ये? रामलाल। चलो थोड़ा सा कहानी सुना ही देता हूं तुम्हें। ये कहानी सुना देता हूं, मैं हमेशा ये बच्चों को सुनाता हूं। ये रामलाल है, ये है कल्लू और ये है भोलू। फटाफट ज्यादा समय नहीं लूंगा, और ये सुनना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। रामलाल इज वेरी कूल, वेरी डिसेंट, है ना, बहुत कूल है, बहुत डिसेंट है। इसको पता है किसके बस का नीट नहीं है, इसको पता है किसके बस का नीट नहीं है। ये सिर्फ क्लास करता है और क्लास में भी रेगुलर नहीं रहता। इसका बहुत ज्यादा बैकलॉग है, एक घंटे के बाद इसको समझ नहीं आता। 1 घंटे तक समझ लेता, लेकिन 1 घंटे के बाद समझ नहीं आता। ये डीपीपी करता ही नहीं, कभी करता ही नहीं, है ना। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इसका उद्देश्य 10th पास आउट करना। इसको नीट से ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कल्लू। कल्लू क्या है, कल्लू इज अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, बहुत ही सीरियस है पढ़ाई को लेके। बहुत सीरियस है। ये क्या करता है, क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करता है, बट अगर 2 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई तो कहता है सर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, सर हमें बैकलॉग क्लियर करने में कठिनाई आती है। हालांकि एक पढ़ता जरूर है, डीपीपी भी रेगुलर सॉल्व करता है, डीपीपी भी रेगुलर सॉल्व कर लेता है। ये दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ता है, क्लास के बाद 6 से 7 घंटे ये पढ़ाई कर लेता है, 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर लेता है। जब होली दिवाली आता है तो होली दिवाली भी मनाता है। हां, घर में किसी का बर्थडे हो उस दिन क्लास नहीं करता, कहता है कि बर्थडे वाले दिन क्लास कौन करेगा, है ना। मंजू बुआ के लड़के की शादी होती है, मंजू बुआ के लड़के की शादी, उसमें ये जाना जरूरी है। इसके लिए कहता है कि मंजू बुआ के लड़के की शादी है, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, है ना। मुन्नी मौसी के यहां भी चला जाता है तो लाइव क्लास ये छोड़ देता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम करता है। हां, ये सीरियस है, पढ़ाई करता है, 6-7 घंटे पढ़ाई करता है। ये सिर्फ क्लास लेता है, क्लास के अलावा ये पढ़ाई नहीं करता है।
तीसरा है वोलू। ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन आपको शॉर्ट में सुना रहा है बस। ये वोलू, वोलू बहुत ज्यादा सीरियस है पढ़ाई के लिए। वोलू पढ़ाई करता है पहले तो, इसको 4 घंटे की क्लास दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 3 घंटे पढ़ाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका उद्देश्य पढ़ना ही है। हां, इसका भी एफबी अकाउंट है, ये भी इंस्टाग्राम चलाता है लेकिन कभी कभी चलाता है। इसका भी एफबी अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, लेकिन ये कभी कभी यूज करता है, हमेशा यूज नहीं करता। ये समझ रहे हैं आप, हमेशा यूज नहीं करता है, कभी कभी जरूर यूज कर लेता है। हाँ, इसके 5-6 दोस्त भी है, 5-6 इसके दोस्त भी है। हाँ, ये टीवी भी देखता है, ये टीवी भी देखता है ना, न्यूज चैनल पे भी इसकी पूरी नजर रहती है। ठीक है, अब ये वोलू है। वोलू का ना तो इंस्टा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ही इसका एफबी अकाउंट है, ना ही इसको होली मनाना है, ना ही इसको मंजू बुआ के बेटे की शादी में जाना है, ना ही इसको मुन्नी मौसी के बेटे के बर्थडे में जाना है, ना ही इसके खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये कसम खा के बैठा है कि जहां 20 लाख बच्चे बैठने वाले हैं वहां मेरे लिए एक एक सेकंड भी बहुत कीमती है। मैं बहुत जान लगा के पढ़ूंगा बस 2 साल, उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद अपने आप मुन्नी बुआ और मंजू मौसी आ जाएगी इसकी इज्जत देने। इसको पता है ये बात, इसको पता है ये बात। ठीक है, अब फाइनली नीट का पेपर हुआ, रिजल्ट आया। हां, ये दिन में क्लास प्लस 10 आवर की स्टडी करता है, सेल्फ क्लास लेता है और 10 घंटे की पढ़ाई करता है। यह भी क्लास के बाद 6-7 घंटे पढ़ लेता है, यह भी क्लास के बाद 6-7 घंटे पढ़ लेता है। ठीक है, इसको एक आधो डाउट आ जाए कोई बात नहीं, डाउट चलता है, इसको डाउट आ जाता है, डाउट रेगुलर पूछ लेता है। अब रिजल्ट आया, सिलेक्शन किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, मजाक करने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्शन होगा भोलू का, यह बन जाएगा डॉक्टर भोलू राम। ठीक है, रामलाल का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन रामलाल को इसका दुख भी नहीं है, रामलाल को इसका दुख भी नहीं है। सर भाई, क्योंकि इसको अपनी औकात पता थी, कहीं ना कहीं इसको पता था कि मैं डॉक्टर बनने आई नहीं हूं। ऐसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यह पता है कि मेरे बस का नहीं है यार, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी घर वालों ने साइंस दिला दिया है, तो अभी भी समय है, आप अपना इरादा बदल सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं और आगे अपनी तरफ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आपको पता है आपके बस का नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। कई बच्चे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ वोलू एंड कल्लू, कल्लू का अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ रामलाल। नहीं, मिक्सचर नहीं बेटा, ये एकदम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लो कि तुम क्या हो, अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लो तुम क्या हो, एकदम अलग अलग। मिक्सचर कुछ नहीं होता, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, मिक्सचर कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसको एक दिन का दुख होगा, अगले दिन से ये फिर से कूल, बड़ी एकदम डिसेंट, टोपी उल्टा लगाएगा और निकल देगा बाहर घूमने, इंस्टाग्राम पे लाइव कल से ही चला जाएगा। दूसरा है कल्लू, सबसे ज्यादा दुख इसको होगा। सर क्यों? क्योंकि मेहनत तो किया था इसने, 6-7 घंटे पढ़े थे, 2 घंटे की क्लास भी लिया था, डीपीपी भी सॉल्व किया था, एफबी इंस्टा था लेकिन चलाता नहीं था। एक दिन के लिए मंजू मौसी के यहां चला गया, मुन्नी बुआ के यहां चला गया तो क्या हो गया, 1-2 दिन तो चलता है। बर्थडे भी मना लिया तो क्या हो गया, पढ़ाई के साथ ये भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ हेल्थ भी जरूरी है। इसी यही है जो जिसका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। ये कल्लू जो कहता है ना बैटरी डिस्चार्ज हो गया, नेट चला गया और सर दर्द कर गया, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, सर लाइव क्लास बंद कर दो सर, ये कल्लू, ये रोता रहेगा। लास्ट में सबसे ज्यादा दुख इसको होगा। और नेक्स्ट वन इज वोलू, ये डॉक्टर बन जाएगा और डॉक्टर जाके सारे शौक पूरा करेगा। अब तुम बताओ कि लास्ट मोमेंट पे अगर तुम कल्लू हो तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा? तुम्हारे मन में ख्याल आएगा जब तुम्हें ड्रॉप करना होगा, फिर से 2-2 ढाई घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा यार थोड़ा सा 2 घंटे रोज का और पढ़ लेता ना, एक दिन ही तो बर्थडे आया था, एक दिन ही तो होली आया था, काश मैं वो सेक्रीफाइस कर लेता ना, तो आज मैं डॉक्टर बन जाता और फिर जीवन के मजे ले रहा होता। मैं कभी नहीं कहता हूं कि कोई भी चीज जो भगवान ने बनाया है वो गलत है या कोई पर्टिकुलर चीज सही है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। आपको लगता होगा सर तो बहुत डांटते हैं, इतना थोड़ी ना डांटना चाहिए, पढ़ने के साथ बहुत सारी चीजें जरूरी है। मैं तो कहता हूं बहुत सारी चीजें नहीं, दुनिया में सब कुछ जरूरी है। जो भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है ना, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ,
एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, सब सही है यार, सब कुछ करना चाहिए जीवन में। अगर कोई भी चीज तुम नहीं कर पाओगे और निकल लोगे तो दुख होगा यार, ये रह गया था, सब चीज करना चाहिए। तो सही गलत कुछ नहीं होता है, सही काम गलत काम कुछ नहीं होता है, बस होता है तो उसको करने का सही समय और गलत समय होता है। बस एक एक दो दो घंटे और एक एक दो दो दिन की वजह से ये रह जाएगा। 2 घंटे क्लास जब ले ही पा रहा था अच्छे से, तो 15 मिनट और ही। अगर तुम इस आधे घंटे 15 मिनट के लिए अभी थक जाओगे ना, तो पूरा 1 साल आगे खराब करना पड़ेगा आपको डॉक्टर बनने के लिए। 1 साल आपको खराब करने पड़ेगा। नहीं नहीं, लिमिट टूमिट क्या होता है यार? एक बच्चा बोल रहा है कि सर लिमिट, सारे काम सही गलत नहीं होते, बस काम को लिमिट में करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। मैं यकीन नहीं करता इस बात में। मैं कहता हूं जो करो ना अनलिमिटेड करो, जो करो ना एकदम जोरदार तरीके से करो। लिमिट लिमिट कुछ नहीं होता है। ये कहां पुराने चचा वाला कहावत लेके बैठो बे, लिमिट में कुछ नहीं होता है। जीवन में सब काम ना लिमिटेड करो, लेकिन सही समय पे करो। याद रखना ये बात, जब थोड़े समय समझदार हो जाओगे ना तो तुम्हें भी समझ आएगा। देखो, कोई भी काम गलत या सही नहीं होता है, हर काम को करने का समय टाइम सही गलत होता है। बस तुम हर एक काम को सही समय पे करो और फिर अनलिमिटेड करो, अनलिमिटेड करो एकदम जोरदार तरीके से। जब तक तुम अनलिमिटेड नहीं करोगे ना तो इतिहास में याद नहीं रखे जाओगे भाई। मजे नहीं आएंगे, मजे लो तो पूरे तरीके से लो, बस सही समय पे लो। अब देखो, इसमें और इसमें बहुत खास डिफरेंस नहीं है, बस 1-2 दिन का सेक्रीफाइस और 1-2 घंटे की रोज की पढ़ाई, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। तो तुम आज सोच लो, घर पे बैठ के मम्मी पापा बहन भैया सबको बिठाओ और उनसे विचार विमर्श करो कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत आसान काम नहीं है, उसमें 20 लाख बच्चे बैठेंगे, तो या तो मुझे फोड़ना है, नहीं तो अभी से छोड़ दो। अभी से नहीं छोड़ोगे ना तो 6 महीने बाद तो अपना समय भी खराब करोगे, डॉक्टर भी नहीं बनोगे। सोच कैसा हाल होगा इसका। ये पता है क्या सोचेगा, यार मैंने जीवन के मजे भी नहीं लिए, मैं रामलाल की तरह दोस्ती भी नहीं कर पाया, जीवन के मजे भी नहीं लिए और मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाया। यही है वो बीच वाला। और बीच वाला बन के ना अपना नुकसान कर रहे हो। आप में से मैं आप सही बताता हूं 80% जनता ये बीच वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीच वाले का कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता, बीच वाले को कोई एक्सेप्ट नहीं करता कहीं भी। तुम खुद को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे और 2-4 दिन की वजह से तुम्हें 1 साल और खराब करना पड़ जाएगा। तो आज ही घर वाले को बिठाओ, उनके साथ बैठो, विचार विमर्श करो, उनसे बोल दो कि आज से हमारा और आपका रिश्ता खत्म, जब डॉक्टर बन जाऊंगा ना तब बात करेंगे, आज से सिर्फ पढ़ना है, फोड़ना है, और नहीं तो अभी छोड़ दो। क्योंकि अभी नहीं छोड़ोगे और तुम यही रहोगे ना तो फिर 2 साल बाद तुम्हें बहुत कष्ट होगा, बहुत पछताओगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो ये डिसाइड कर लो बेटा। दूसरी बात, अब लाइव क्लास का प्रॉपर स्टेप क्या होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करना है, वो भी थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कई बच्चे नए हैं और कई बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली कैसे करना है, एग्जैक्टली कैसे फॉलो करना है, 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं जो अपने दिमाग में आपको रखना है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होता है उससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर का, देखिए बिफोर स्टार्टिंग क्लास प्रीवियस क्लास नोट्स प्लस टुडेज टॉपिक आपको पता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि आज मास्टर क्लास में क्या पढ़ाने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले, हमेशा क्लास स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले हमेशा और हमेशा आप प्रीवियस क्लास नोट्स देख के आए कि टीचर ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। तुम्हें जितना भी समझ आया इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इस स्टेप को आप फॉलो करें। और आज के क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो, जो कुछ भी थोड़ा बहुत, अब 5 मिनट 10 मिनट जितना आप देख सकते हो, वो टॉपिक के बारे में थोड़ा कहीं से भी पढ़ लो। इससे क्या होगा कि अचानक से जब तुम्हारे सामने कोई चीज आती है ना तो तुम ब्लैंक नहीं होगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस क्लास का पीडीएफ एक नजर आपको देखना है।
और जो आज क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी कोई आपके पास टेक्स्ट बुक, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, पीडब्ल्यू का मटेरियल हो, बहुत अच्छी चीज है, जो भी हो, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है ना, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है ना कि पढ़ना कैसे है। देखो मैं समझा रहा हूं, ये पूछ रहा है एनीवन फ्रॉम हाजीपुर, मैं हूं हाजीपुर से, बता क्या करना है, वही से 12th किया है मैंने, बकलोल कहीं का। जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो पहले। तो 10-20 मिनट में आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग क्लास, क्लास के समय आप जितना ज्यादा हो सके चैटिंग को इग्नोर करें, और अननेसेसरी चैटिंग भेजने वालों को, जो क्लास तो स्टार्ट हुआ था अभी, तो तुम भी थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में था, अब मैं 2 लोगों को बिठा के रखूंगा, समझ में आया कि नहीं आया। अननेसेसरी की बातें पूछने पे और चैट करने पे आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका भविष्य भी बर्बाद होगा। और ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि आपकी वजह से कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और मैं जेन्युइन डाउट एड्रेस नहीं कर पाता हूं। तो आपको जितना हो सके चैट इग्नोर करना है, मैं कल से बिठा दूंगा 2 लोगों को। अननेसेसरी की बात करने पे मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा। अननेसेसरी की बात मतलब तुम ये भी नहीं है हेलो भी नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं पूछ सकते सर कैसे हो आप ये भी नहीं पूछ सकते एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी नहीं पूछ सकते। ये बोलने पे भी मैं ब्लॉक करवा दूंगा। आप पढ़ने आए हैं तो इधर आराम से यहां पे पढ़िए। दूसरी बात, अगर सर डाउट आता है तो अगर बीच में टाइम मिल रहा है तो पूछिए, नहीं तो आपको क्या करना है, यूज पेन पेपर टू राइट योर डाउट्स। लाइव क्लास जब चल रही है, हां मॉड्यूल कब आएगा ये भी सेंड करने पे मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा, क्योंकि मॉड्यूल मैंने बोला है, बहुत ईमानदारी से एक बार कह देता हूं, कोविड की वजह से दिल्ली में कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा था, तो वहां से मॉड्यूल प्रिंट होकर आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मिल जाएगा आप मॉड्यूल। थोड़ा सा शांति बनाए रखें, ये भी पूछने पे मैं ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, तो ड्यूरिंग लाइव क्लास आपको क्या करना है, यूज पेन एंड पेपर टू राइट योर डाउट्स। आपको बहुत आराम से पेन पेपर यूज करके अपने डाउट्स को लिखने हैं साथ साथ में। सर ये पूछेंगे कब, फिर आप उसको टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे, और फिर मैं उसको क्लास में जो बहुत मेजॉरिटी में कॉमन डाउट्स होगा उसको मैं टेलीग्राम पे और क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सारे डाउट एड्रेस करूंगा, मैं आपसे बोल रहा हूं वो सारे डाउट एड्रेस करूंगा जो आपको लाइव क्लास में आया था, क्योंकि टीचर का ध्यान पढ़ाने पे होता है। तो कई बार आपका जेन्युइन डाउट वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि उसको टॉपिक समझाना होता है। कोई बात नहीं, आपको डाउट आ गया, आप पेन एंड पेपर पे लिख लीजिए, और ये मत बोले कि ये नहीं समझ आया, ऐसा नहीं, आपको उसमें क्या डाउट है, किस स्टेप में डाउट है उसको लिखिए, ठीक है सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्लास आफ्टर क्लास ये था, देखो बिफोर क्लास, ये था ड्यूरिंग लाइव क्लास, और ये है आफ्टर क्लास। आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स अलग से साथ साथ में बनाते जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का लिस्ट साथ साथ में बनाना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, डू सम सॉल्व प्रॉब्लम, सॉरी यहां पे लिखा है मैंने डू सम सॉल्व प्रॉब्लम। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उसके आपको सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं। वो कहां से करेंगे, वो करेंगे आप नोट्स से, क्लास नोट्स से जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, प्लस कोई भी आप प्रैक्टिस बुक यूज कर रहे हैं, कोई भी XYZ, कोई भी न्यूमेरिकल के लिए आप एक बुक खरीद ले, थ्योरी के लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप NCERT में पॉइंट टू पॉइंटर वाली चीजें पढ़ सकते हो। बाकी आपको थ्योरी के लिए 11th क्लास में 1-2 चैप्टर है, मैं बता दूंगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी कहीं से नहीं पढ़ना, आपको थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी प्रैक्टिस बुक, कोई भी मतलब कोई भी PW का मटेरियल है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। वहां से आप सॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, कंसेप्ट समझ आया, मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, उसको भी एक बार आप रफ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वहां से अगर किसी स्टेप में आपको डाउट आता है, फिर आप इस पेन एंड पेपर जो लाइव क्लास में आपने लिखा था उसी पेज पे लिख लीजिए कि ये डाउट आया मुझे। उसके बाद जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आया, कोशिश करें कि एक बार उसी लेक्चर को दोबारा से उस पॉइंट पे देखें जहां पे आपको डाउट आया था।
उस पॉइंट पे देखिए जहां पे आपको डाउट आया था, उसी लेक्चर को। वॉच लेक्चर अगेन फॉर योर डाउट्स। जहां पे आपको डाउट आया था एक बार लेक्चर को देखिए। कई बार बच्चे जहां पे डाउट आता है बोलते हैं सर उसको समझाओ आप। भाई मैं टेलीग्राम पे या कहीं पे ऑडियो में समझाऊंगा, उससे बेहतर है मैंने क्लास में 6-6 बार बोल के पढ़ाया, उसको एक बार देखिए। फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ सॉल्व डीपीपी। उसके बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी। उसके बाद क्या सॉल्व करना है? डीपीपी। एंड लास्ट स्टेप, सारे डाउट्स जो भी आपको आए हैं पोस्ट योर डाउट्स। लास्ट में आप डाउट पोस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार देखने के बाद आप डाउट पोस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर को दोबारा देखेंगे। फटाफट मैं बता दूं आपको क्या करना है। ये कुछ स्टेप लिखे हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है। चलो पहली बात बिफोर क्लास आपको 20 से 25 मिनट प्रीवियस टॉपिक के पीडीएफ और आज जो भी क्लास में पढ़ाया जाना है, मैं ये नहीं कहता पूरा पढ़ के आना है। 5-10 मिनट टर्म्स देख लो, डेफिनेशन देख लो, फॉर्मूला देख लो, जो भी समझ सकते हो उसको एक बार देख लो। चलो फटाफट बताओ पहला स्टेप क्या है, फटाफट बताओ पहला स्टेप क्या है, कमेंट करके बताओ पहला स्टेप क्या है, कमेंट करके फटाफट बताओ क्या करना है। आपको 10 मिनट प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ पढ़ने हैं और 10 मिनट में जो आज पढ़ाया जाएगा उसका डेफिनेशन, टर्म्स, नाम ही देख के आ जा। मैं ये नहीं कह रहा मैं पढ़ाऊंगा, नाम देख के आ जा। समझ में आ गया पहला। दूसरा, ड्यूरिंग लाइव क्लास आपको पेन और पेपर रखना है और जो यहां पे फटाफट चैट करते हो उसको अवॉइड करना है और पेन और पेपर पे अपने डाउट्स लिखने हैं। पॉसिबल हो तो यहां लिखो। और अननेसेसरी के क्वेश्चन और डाउट्स, जो भी टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है उससे कंसर्न नहीं होगा, उसको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। और बाद में तो रोते रहेगा सर ब्लॉक करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जेन्युइन प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करने दीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे हमें फोकस करने दीजिए। आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं। नहीं पढ़ने वाले हो, अननेसेसरी का डाउट पूछोगे, चलो रिवीजन 10 मिनट में आपको कैसे करना समझ में आ गया। उसके बाद ड्यूरिंग लाइव क्लास आपको पेन पेपर रखना है हाथ में। चैट तभी करेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पेन पेपर साइड में रख देना है। जैसे आपको कोई डाउट हो उसको तुरंत से लिख दीजिए, जो भी डाउट हो उसको तुरंत से लिख दीजिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है क्लास के बाद। आफ्टर क्लास लिखा है, ये क्या लिखा है, आफ्टर क्लास आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का चार्ट बनाना है। उसके बाद आपको डू सम सॉल्व प्रॉब्लम, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करने। कहां से, जो क्लास में कराया गया उसको रफ में करना है, जो क्लास में प्रॉब्लम कराया गया उसको रफ में करना है। और प्रैक्टिस बुक से सॉल्व प्रॉब्लम पहले करना है, अनसॉल्व पे नहीं जाना, सॉल्व प्रॉब्लम पहले करना है। वहां से भी आपको कुछ डाउट आता है तो अपने डाउट बुक में लिख लीजिए। उसके बाद वॉच लेक्चर अगेन फॉर योर डाउट्स। जो भी आपको डाउट है लेक्चर को एक बार देखो। लेक्चर देख के वो फाइंड आउट करो कि जो तुम्हें डाउट है उसको एक्सप्लेन मैंने किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आपको पूछना ही है वो डाउट, चिंता मत करिए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने किया लेकिन फिर भी 2 बार देखने के बाद समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। तीसरी बात, अब उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करिए और फाइनल जो आपका डाउट बुक बन गया है उसको आप हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अरे दादा, शॉर्ट नोट्स में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको लगता है कि मास्टर ने इसको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो, फॉर्मूले को लिखो, हो गया शॉर्ट नोट्स। और क्या करना है, कुछ नहीं करना। मल्टीपल टाइम्स नहीं, हां लेक्चर मल्टीपल टाइम्स नहीं देखना। आप कह सकते हैं सर इतना टाइम कहां मिलेगा लेक्चर देखने के लिए। मैंने क्या बोला है, वॉच लेक्चर अगेन फॉर योर डाउट्स ओनली। जिस पॉइंट पे आपको डाउट आया है वहां पे एक बार और देखो, क्या पता मैंने एक्सप्लेन किया हो, है ना। और मैं भी इंसान हूं, भगवान तो नहीं हूं, हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया हो, मैं जरूर आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप डीपीपी करेंगे और लास्ट में आप अपने डाउट को पोस्ट करेंगे। दूसरी बात, जब भी आप डाउट भेजते हैं ना तो कोई क्वेश्चन मत भेजा करिए, जो क्वेश्चन है उसका फिगर है उसके नीचे अपना सॉल्यूशन लिखिए। और अक्सर में आपको कौन से सॉल्यूशन लिखिए और बोलिए कि आंसर नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बता दूंगा फटाफट कि कौन से स्टेप में आप गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सारे सवाल क्लास में कराए, तो आपको जो स्टेप समझ आ रहा है ना वो लिख दो, या आपको क्या नहीं समझ में आ रहा वो लिख दो, कुछ लिखो। क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानूंगा ना तब तक मैं एग्जैक्टली तुम्हारे प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो मरीज आता है तुम्हारे सामने बैठ जाता है, मतलब डॉक्टर के सामने, तुम्हारे सामने नहीं, डॉक्टर के सामने बैठ जाएगा और बोलेगा मुझे ना बुखार हो रहा है दवाई दे दो, नहीं, सिर्फ फीवर का वो मेडिसिन नहीं देता, वो पूछता है कि और क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कहां पे दिक्कत है। तो उसी तरीके से आप सिर्फ सवाल भेज देते हो ना तो मुझे आता है गुस्सा, मैं सही बताता हूं, मुझे आता है गुस्सा। तो सवाल भेजने से गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा सवाल नया होता ही नहीं है, वो सारे सवाल मैंने क्लास में कराए। तो जब सवाल आपका नया नहीं है तो आप मुझे उसमें बताइए, मुझे उसमें बताइए कि आपको प्रॉब्लम किस स्टेप में, मैं उसको एड्रेस करूंगा।
जोरदार तरीके से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? अब कई बच्चे पूछते हैं टाइम टेबल कैसे बनाए। देखो, तुम्हारे बायोलॉजिकल साइकिल को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कई बच्चे कहते हैं कि सर मंडे ट्यूसडे फिजिक्स पढ़ता हूं, उसके बाद 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ता हूं, 2 दिन बायोलॉजी पढ़ता हूं। कई बच्चा कहता है सर एक दिन में 2 घंटे फिजिक्स पढ़ता हूं, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ता हूं, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ता हूं। यार कोई स्ट्रैटेजी, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है कि तुम्हारा सिटिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए, सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होना चाहिए। पहले तू 14 घंटे बैठ ले और फिर मेरे से आना कि उस 14 घंटे में मैं क्या करूं। बैठ तो तू 2 घंटे नहीं पाता है, बैठ तो 2 घंटे नहीं पाता है, और तुमको चाहिए स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल कैसे बनाए। ये सब ना फालतू की बकवास है, इससे ऊपर उठ थोड़ा सा। समझ में आया कि नहीं है? ये कौन है? अब क्लास स्टार्ट कीजिए बेटा, थोड़ा सा लिमिट में रहो। कब क्या करना ना मुझे अच्छे से पता है। पहले मना किया था ना, नेता मत बन और स्टेप फॉलो करना। तुम्हें बांध के नहीं रखा है यहां पे पढ़ने के लिए। चलो, कितने लोगों को समझ में आ गया? और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, समझ में आ गया? बैकलॉग जिसको भी है, देखो जिसको भी बैकलॉग है बेटा, आपको आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है या आपने लेट एडमिशन लिया, इसमें गलती आपकी है। और अगर गलती आपकी है तो पेन आपको लेना पड़ेगा, और बिना पेन लिए, बिना सेक्रीफाइस किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बैकलॉग क्रिएट हो गया तो हम क्या करें? बैठ के लेक्चर देखिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक मैथ को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, जब क्लास चलता रहेगा उस समय साथ साथ में आप बेसिक मैथ देख लेंगे। समझ में आ गया? यस। चलिए, तो याद रखिए कि आप जो काम कर रहे हैं ना वो आसान नहीं है, और उसके लिए डेडिकेशन और सेक्रीफाइस, आपकी सोच, ये सारी चीजें 100% चाहिए। नहीं तो बाद में आप पछताओगे कि यार पहले ही कर लेता। तो पहले मैंने बता दिया है ना, तुम आसान काम नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ 11th पढ़ने आए हो यहां पे, तो मुझे लगता है तुम गलत जगह पे आए हो। हाँ, मैं कह रहा हूं तुम गलत जगह पे आए हो। अगर तुम सिर्फ 11th के लिए आए हो तो तुम गलत जगह पे आए हो। अगर तुम नीट फोड़ने आए हो तो तुम एकदम सही जगह पे आए हो, एकदम सही जगह पे आए हो। 11th तो कोई भी पास कर जाता है यार। रामलाल की चाय की दुकान पे पढ़ लेगा, 11th वहां से पास कर जाएगा। तुम अगर नीट फोड़ने के लिए आए हो तो तुम सही जगह पे आए हो। चलो, अब हम बात करते हैं एरर के बारे में। तो सबसे पहले मैं पिछली क्लास से स्टार्ट करता हूं, और मैं तुम्हें एब्सोल्यूट एरर के बारे में फिर से समझाता हूं। अरे यार ये क्या चल रहा है, सॉरी। एब्सोल्यूट एरर के बारे में पहले समझाता हूं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर फटाफट बताओ। जब मैं कुछ पूछूं तो बताना है, ऐसा नहीं है कि बताना नहीं है बिल्कुल भी। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताओ? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा एक्स, मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके डेल्टा के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहां पे लिख सकते हैं आप डेल्टा एक्स या डेल्टा एम या डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मॉड। ये कभी निगेटिव में नहीं आता, ये हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव में रहता है। इसका यूनिट सेम एज फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है, यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज फिजिकल क्वांटिटी कहने का यह मतलब है कि अगर आपने लेंथ को मेजर किया तो लेंथ का ट्रू वैल्यू माइनस लेंथ का मेजर्ड वैल्यू, 7 मीटर माइनस 5 मीटर आएगा तो 2 मीटर ही ना, तो आया तो मीटर में ही। उसके बाद हमने बताया था आपको रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये बताया था आपको मैंने रिलेटिव एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, इसको कहते हैं हम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और ये कभी निगेटिव में नहीं होता। क्यों नहीं होता साहब? कैनॉट बी इन निगेटिव। कभी निगेटिव में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने मॉड ले लिया उसको। अगर मान लीजिए आपका मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आ गया ट्रू वैल्यू से, अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, ट्रू वैल्यू है 10 और मेजर्ड वैल्यू है 20, तो आ जाएगा -10। लेकिन मॉड लिया है तो ये आपको लिखना है, सिर्फ 10 ही लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे परसेंटेज एरर। साहब क्या होता है परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर होता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई 100। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100 हो जाता है आपका परसेंटेज एरर, कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी में, सिंगल वन फिजिकल क्वांटिटी में एरर कैसे निकालेंगे ये हमने पढ़ा। उसके बाद मान लो कोई फॉर्मूले में 2-3 फिजिकल क्वांटिटी आ गया, 2-3 फिजिकल क्वांटिटी आ गया। जैसे मैंने लिखा है यहां पे y इज इक्वल टू a प्लस बी, एरर इन एडिशन। एडिशन में एरर हम कैसे देखते हैं समझिएगा। मैंने लिखा y इज इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब समझिए 2 फिजिकल क्वांटिटी है, 2, कौन कौन सा? a और b।
वी हैव अ टू फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, और उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हमें मिला है वाई। एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि लेंथ, जैसे दो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस आपने पढ़ा है, तो एक रेसिस्टेंस लिया हमने R1, दूसरा रेसिस्टेंस लिया हमने R2, R1 R2 का सीरीज में जोड़ दिया तो R इक्विवेलेंट मिलता है। उसी तरीके का कुछ फॉर्मूला बन गया। ठीक है सर, ये फिजिकल क्वांटिटी A और ये फिजिकल क्वांटिटी B, इन दोनों के सम से बना है Y। अब अगर हमें A और B में एरर पता है और Y में एरर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे लिखा है मैंने, डेल्टा A क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन A। डेल्टा B क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन B। डेल्टा A एंड डेल्टा B, एब्सोल्यूट एरर A और B का मुझे पता है और मुझे एब्सोल्यूट एरर Y में निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि एरर का मतलब होता है डिफरेंस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और डिफरेंस का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। तो यहां में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एडिशन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। जब भी एडिशन का फॉर्मूला कहीं पे लिखा हो, आप डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हो वहां पे, है ना? Y बराबर A प्लस B, है ना? तो लिखो एब्सोल्यूट एरर इन Y बराबर एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस एब्सोल्यूट एरर इन B। A के एब्सोल्यूट एरर को B के एरर को सीधा ऐड कर देंगे तो Y का एरर मिल जाएगा, क्योंकि Y बराबर A प्लस B है। दैट्स इट, बहुत इजी है। लेकिन सर अगर हमें रिलेटिव चाहिए होगा तो क्या करेंगे? तो यहां पे Y से डिवाइड कर दीजिए। जैसे दोनों तरफ आप Y से डिवाइड करेंगे, डेल्टा Y डिवाइडेड बाई Y, यही तो आता है आपका रिलेटिव एरर। तो इधर भी आप Y से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा A प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाई Y। हाँ बिल्कुल Y लिखेंगे। अब इधर Y A प्लस B के टर्म्स में भी है तो यहां पे A प्लस B लिख सकते हैं। बात तो वही है ना, यहां पे भी हमने Y लिखा है, Y की वैल्यू A प्लस B है तो उसको पुट कर दिया। ये आपका आ गया रिलेटिव एरर इन Y। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। कितना आसान है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां पे? चलिए इधर देखिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, y इज इक्वल टू ए माइनस बी। डेल्टा ए क्या है? व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड व्हाट इज डेल्टा बी? एब्सोल्यूट एरर इन बी। इसमें ए और बी से जो फिजिकल क्वांटिटी बना है y, वो ऐड करके नहीं बना है, वो सब्ट्रैक्ट करके बना है, a माइनस बी से बना है। ओके सर, अब आपको y में एरर निकालना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप डेल्टा y बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर को कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोला है कि हमें यहां पे सॉरी, हाँ निगेटिव नहीं होगा। कभी कभी तुमसे लिखा होगा, सुनना मेरी बात सुनना, कभी कभी तुमसे लिखा होगा कि बी में एरर है -10, वो माइनस दे या प्लस दे में कोई मतलब नहीं, हमें फाइनली इसको ऐड ही करना होता है। सर ऐड क्यों करना होता है? एक बात बताओ, मान लो तुमसे कुछ गलती हो गया, घर में कुछ गलती हो गया, अब एक गलती को छुपाने के लिए हम दूसरा गलती भी करते हैं, लेकिन वो दो गलती करने के बाद मार तो और ज्यादा पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक गलती दूसरी गलती को छुपा लेता है, ऐसा नहीं होता। तो और दूसरी बात, हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, हम हमेशा रिपोर्ट करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर को। हम किसको रिपोर्ट करते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर को। तो यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो तभी होगा ना जब हम दोनों एरर को क्या कर दे? ऐड कर दे। डेल्टा वाई इज नथिंग बट अ मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो दो एरर हो रहा है, ए का एरर है डेल्टा ए और बी का एरर है डेल्टा बी। अब दोनों को ऐड कर दें, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिल जाएगा, जोरदार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिलेटिव चाहिए मुझे तो डेल्टा वाई को वाई से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, क्योंकि y से मैंने डिवाइड किया, y की वैल्यू असल में क्या है? माइनस बी। ये खास बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। बताओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो, देखो फटाफट मुझे बताओ कि मान लो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला है, तो आप रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिखोगे या एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट लिखोगे? एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट लिखोगे या रिलेटिव डायरेक्ट लिखोगे? तो पहले आप एब्सोल्यूट लिखोगे और रिलेटिव निकालने के लिए y से डिवाइड करोगे। क्या ये बात समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां पे y इज इक्वल टू ए डॉट बी है तो डायरेक्ट लिखेगा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप यहां पे इस तरीके से नहीं लिख सकते। आप डिफरेंशिएशन भी करेंगे,
कई तरीके के मेथड इसको ड्राइव करने के, लेकिन यहां पे समझिए एडिशन में तो दोनों अलग अलग है। y इज इक्वल टू जब a प्लस बी है, इसका मतलब ये पूरा अकेला a है और ये अकेला b है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यस एब्सोल्यूट, वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्यूट, यस यस यस, वेरी गुड। अब ये प्रोडक्ट में आप नहीं लिख सकते, तो सर प्रोडक्ट में क्या करें? तो चलो यहां पे डिफरेंशिएट करके मैं आपको सिखाता हूं। 2 लाइन का डिफरेंशिएशन है, कोई खास बात नहीं है, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन एक बार और बता रहा हूं मैं, ताकि जिसको नहीं आया था उसको समझ आए और जिसको समझ आ गया तो उसको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मैं, शर्म कर, शर्म कर, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और तू कमी छोड़े जा रहा है। चलिए इधर देख, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, कुछ भी किसी से भी डिफरेंशिएट करते, तो देख dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा बोल, a बाहर, b को डिफरेंशिएट करते पहले, क्या करते, b को डिफरेंशिएट करते पहले, तो a कांस्टेंट प्लस जिसका हो गया डिफरेंशिएशन उसको बाहर रखो, फिर a को डिफरेंशिएट कर दो। क्या इसमें कोई बुराई है तो बताओ? नहीं सर कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। यहां से dt कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। हालांकि ये छोटा चेंज है और एरर एनालिसिस वाला जो ये मेथड हम लिखते हैं वो हर क्वेश्चन में देखना एरर 5-6% के आसपास ही होता है। 50% का एरर अगर कर रहा है तो तू कर ही क्या रहा है, छोड़ दे फिर तो। किसी चीज को मेजर करने में अगर मैं 20-30% का एरर कर रहा हूं तो तू रहने दे, थोड़े से नहीं होगा, छोड़ दे। एरर तुम देखना 99% प्रॉब्लम में जो एरर होता है वो बहुत छोटा ही होता है, 2%, 4%, 5%, 6% का एरर होता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इतना ही लिखते हैं और उसके लिए हम यहां पे रिप्रेजेंटेशन है dy को डेल्टा y लिख रहा हूं, बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये क्या हो जाएगा बोलो, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो जब ये प्रोडक्ट में होगा तो आप इस तरीके से इसका एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे। y इज इक्वल टू a डॉट b अगर कहीं पे है तो आप लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। लेकिन दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आसान बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाई y बोथ साइड, डिवाइडेड बाई y बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, y से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों तरफ y से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं दोनों तरफ y से डिवाइड किया तो ये बन गया डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू, इधर भी y से डिवाइड कर दो, तो इधर मैं सिंपल y से डिवाइड करा, y को y रहने दिया, इधर भी मैं y से ही डिवाइड कर रहा हूं, y से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई y, बट आई विल राइट y का वैल्यू a डॉट b, क्योंकि इधर a और b के टर्म्स में रिजल्ट है। तो देखिए यहां पे a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, और दोनों तरफ y से डिवाइड करो, y की वैल्यू a डॉट b है, a डॉट b है, a डॉट b है। अब यहां से मैंने ध्यान से देखा तो ये a से कैंसिल हो गया, यहां पे b से b कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल होकर जोरदार टर्म दिख रहा है। हां ये कैंसिल होने के बाद अगर अच्छे से आप फोकस करें तो सीधा आपको दिख रहा डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a। यार ये तो गजब ही है। आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको प्रूफ नहीं, ये रिजल्ट चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। और देखो कितना आसान है, y इज इक्वल टू a डॉट b है, तो डायरेक्टली जब भी प्रोडक्ट हो तो आप लिखेंगे डेल्टा y बाई y रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a। और इस तरह के प्रॉब्लम का छोटा सा एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट लिख लेंगे, और अगर प्रोडक्ट और डिवीजन हो तो डायरेक्ट हम रिलेटिव एरर लिखेंगे। सर लेकिन अगर एब्सोल्यूट निकालना हुआ तो एब्सोल्यूट अगर आपको निकालना है तो इसी स्टेप से आप क्या करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, y को इस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। आधी जनता को इससे भी समस्या होगा, सर पहले b था पहले a था, है तो एडिशन ही ना, किसी को पहले लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया रिलेटिव एरर इन रिलेटिव एरर। ओहो हो सर गलत पढ़ा रहे हो, एब्सोल्यूट एरर इन y, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन y। समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर इन y, क्लियर। अगर सर डिवीजन हो तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली y इज इक्वल टू देखिए a बाई b है, क्या मैं डिवीजन को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकता हूं? हां, जैसे डिवाइडेड बाई a बाई b है तो आप यहां पे लिख सकते हो a b का पावर -1। जब भी आप नीचे से ऊपर ले जाएं तो पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाता है, या ऊपर से नीचे आए तो पॉजिटिव पावर निगेटिव हो जाता है। क्लियर?
तो ये हो गया y इज इक्वल टू ए बाई बी। एक बच्चा पूछ रहा हाउ टू कैंसिल बुक। बेटा तुम्हें कैंसिल कर दूंगा मैं 2 मिनट में, रुक जा। हाँ बकलो, मतलब कभी कभी मुझे लगता है यार मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूं ऐसे बच्चों को। देख इधर, तो फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता है। आपको सवाल सॉल्व करने हैं तो आप डायरेक्टली रिलेटिव एरर लिख सकते हैं। सर कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस, सर ये पावर माइनस है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर आ जाना चाहिए माइनस। हाँ आ तो जाना चाहिए, लेकिन हमें एरर में सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करना होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो सर यहां पे डिवीजन में और प्रोडक्ट में सेम तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है। हाँ डिवीजन में और प्रोडक्ट में सेम तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है। आपको 2-4 क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवाऊंगा तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के एक्सप्रेशन को यूज हमें कैसे करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4a। क्या लिखा हुआ बेटा? y इज इक्वल टू 4a। नहीं डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं ना, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, हम डिवीजन में भी कर सकते हैं, वहां से भी लाएंगे तो हो सकता है 8-10 लाइन लिख के जो प्रूफ होगा वो आ जाएगा, लेकिन हमें उसको लिखना ही नहीं है। हमें उसको लिखना ही नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए रिजल्ट। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट। हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वो एक्सप्रेशन हमें याद रहना चाहिए। यहां पे उसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना, प्रूफ नहीं पढ़ना बेटा। देखो अब लिखा है y इज इक्वल टू 4a। ठीक है साहब, 4a हमने कांस्टेंट से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे बेटा? डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी कर लो, x कर लो, t कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। x कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 da बाई डी एक्स। दोनों तरफ हमने x से डिफरेंशिएट कर लिया। और जब भी आप x से या t से किसी भी चीज से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो आप क्या करते हैं? कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो आप क्या करते हैं? सर उसको डिफरेंशिएशन से हम बाहर लिख देते हैं। तो आप यहां से 4 को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है साहब, 4 को हमने बाहर लिख लिया। ये dx से dx कैंसिल कर सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। dy को लिख दो तुम डेल्टा y। रिप्रेजेंटेशन तुम्हें किताबों में डेल्टा के टर्म्स में लिख मिलेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। लेकिन हालांकि जो एरर होता है वो 2-4% ही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? 4 डेल्टा a। इस तो सर बहुत आसान था सर, डायरेक्टली लिख लीजिएगा। y इज इक्वल टू 4a है तो एरर इन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरर इन a हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना y से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई y से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 4 डेल्टा a डिवाइडेड बाई y की वैल्यू है 4a, तो 4 इंटू a। तो सर यहां से 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो जैसे तुम 4 से 4 कैंसिल कर दोगे तो यहां पे जो टर्म बचेगा वो देखना क्या बचेगा। टर्म बचेगा डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a। सर ये तो बहुत आसान सा रिलेशन लग रहा है। हाँ तो सर इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर में होता है उसको इग्नोर कर दूं एरर निकालते समय, क्योंकि यहां पे लॉजिक समझना, y में जो एरर आएगा वो 4 की वजह से तो होगा नहीं। y में जो एरर होगा, y में जो भी एरर आएगा वो तो फिजिकल क्वांटिटी a की वजह से आएगा, 4 की वजह से तो एरर आएगा नहीं। 4 तो मल्टीप्लायर फंक्शन है ना, 4 तो 4 ही रहेगा ना भाई, उसको मेजर नहीं किया हमने। एरर किस में आता है? जिसको मेजर करते हैं। अगर यहां पर रिलेशन लिखा है मैंने y इज इक्वल टू 4a, इसका मतलब यह है कि a के एरर की वजह से y में एरर प्रोपागेट हो जाएगा। प्रोपागेशन ऑफ एरर भी कहते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को क्या कहते हैं? प्रोपागेशन ऑफ एरर कहते हैं। इसका मतलब y में जो एरर होगा वो a के एरर पे डिपेंड करता है। तो मैं इस स्टेप को क्यों समझने की कोशिश करूं? मैं तो डायरेक्टली आसान सा स्टेप मुझे दिख रहा है कि जहां पे भी कांस्टेंट से मल्टीप्लायर होगा तो कांस्टेंट को इग्नोर करूंगा और डायरेक्ट रिलेटिव लिख दूंगा। कांस्टेंट को इग्नोर करूंगा और डायरेक्ट रिलेटिव लिख दूंगा। तो y में रिलेटिव है डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 4 को इग्नोर करो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइडेड बाई हो, उसको इग्नोर करो और डायरेक्टली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर यहां पे चिपका दो, उसका डायरेक्ट रिलेटिव एरर यहां पे चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना? तो जब भी इस तरह का फंक्शन हो जहां पे कांस्टेंट से मल्टीप्लायर हो, तो आप कांस्टेंट को इग्नोर करो, डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिख दो। ये है हमारे स्टार। इग्नोर द कांस्टेंट, इग्नोर द कांस्टेंट एंड राइट एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव एरर। बताओ क्या करोगे जब भी तुम्हें कांस्टेंट से मल्टीप्लायर कोई फंक्शन दिखे और उसमें एरर निकालना हो, तो क्या करोगे? कांस्टेंट को इग्नोर करोगे और डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिख दोगे। कांस्टेंट को इग्नोर करोगे और डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिख दोगे। चलो, y इज इक्वल टू a का पावर n है, जहां पे n भी कोई नंबर है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये पावर हो सकता है ना? उसमें हम कैसे देखेंगे एरर एनालिसिस? कोई खास बात नहीं, डिफरेंशिएशन से। एरर हमेशा डिफरेंशिएशन से ही देखते हैं। डिफरेंस का एरर का मतलब क्या है? डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस अगर छोटा हो तो उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और चाहोगे ना तो इसको ए से डिफरेंशिएट करो। चलो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? dy बाई डी ए इज इक्वल टू डी ए का पावर n डिवाइडेड बाई डी ए। दोनों तरफ हमने ए से डिफरेंशिएट किया। बताओ जोरदार चमका कि नहीं चमका? इग्नोर द कांस्टेंट, चमका? जोरदार चमका कि नहीं चमका? फटाफट ये कमेंट करके बताओ। यहां पे y इज इक्वल टू ए का पावर n है, गिवन है, ये गिवन है फॉर्मूला। उसको हमने ए से डिफरेंशिएट किया। जैसे हम x से करते हैं तो इसको हम a से कर रहे हैं। a से जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ए से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी ए दोनों तरफ चिपका दिया। डी वाई बाई डी ए, देखो डी बाई डी ए, इधर भी डी बाई डी ए। अब यहां पे देखो, तुम्हें एक्सप्रेशन ऐसा नहीं लग रहा? डी एक्स का पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स का पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, यस सर, बहुत बढ़िया, जोरदार। तो क्या करते हैं हम? एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं? जो पावर होता है बाहर कूद के आ जाता है। तो एक्स का पावर एन है, एक्स के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एन एक्स का पावर एन माइनस वन। वही कंसेप्ट यहां पे यूज करो और बताओ क्या होना चाहिए। एकदम जोरदार तरीके से बताओ क्या होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो, तुम बोलो फटाफट क्या होना चाहिए। जो बोलोगे वही लिख दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलोगे वही लिख दूंगा। बताओ क्या होगा? जोरदार, एकदम जोरदार। यो 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 यो, बताओ ना क्या होगा, क्या लिखूं? तो देखो, ऊपर भी ए का पावर एन और ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो पावर बाहर आ जाएगा एन, और ए का पावर एन माइनस वन हो जाएगा। सेम इसको यूज किया। हाँ या ना बताओ? अरे यार, सब लोगों ने यही लिखा है। वाह यार, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने यही लिखा है, एकदम जोरदार। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि आप इसको इधर लिख रहे हो। अब तो डीए इधर बचा नहीं, इस डीए को यहां उठा के ले आओ। हालांकि ये स्टेप तुम्हें करना नहीं है, मैं ये प्रूफ करा रहा हूं, ये करना नहीं है, कहीं भी नहीं करना तुम्हें। नीट में इसका 0% यूज नहीं है। कंसेप्ट जो आएगा वो यूज करना आपको। तो dy बराबर क्या होगा? n, a का पावर n माइनस वन इंटू डी ए। ठीक है सर, ठीक है। अब इसको एक काम करो, y से डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाई y, डिवाइडेड बाई, कोई खास बात नहीं है, दो ही काम तो किया है हमने। क्या किया? जो एक्सप्रेशन था उसको डिफरेंशिएट कर दिया और डीए को उठा के यहां लग गया, और मैं कह रहा हूं कि डिवाइडेड बाई वाई बोथ साइड, दोनों तरफ y से डिवाइड कर दो। ज्यादा काम तो मैं करने के लिए कहीं नहीं रहा, y से डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूं। अब मैं y से डिवाइड करूंगा तो ये होगा dy बाई वाई इज इक्वल टू n, a का पावर n माइनस वन इंटू डी ए डिवाइडेड बाई वाई। तो दोनों तरफ करना था, तो यहां पे dy बाई वाई हो गया, और इधर भी y की वैल्यू a का पावर n। यहां भी मैं y लिख रहा हूं, लेकिन y की वैल्यू है a का पावर n, तो a का पावर n लिख देता हूं y की वैल्यू। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, सर अब क्या बचा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ। तो यहां देखो, ये बेटा a का पावर n माइनस वन, उसको नीचे लाओगे। चलो मैं ले आता हूं, नहीं तो तुम घबरा जाओगे सर क्या हुआ। तो n डी ए डिवाइडेड बाई a का पावर n, ये इसको नीचे लाता हूं तो a का पावर 1 माइनस n हो जाएगा, और बेस सेम है तो दोनों पावर को ऐड करोगे तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा 0, और सिर्फ बचेगा a का पावर 1। तो डी वाई बाई वाई, इसको डेल्टा अगर लिख दूं मैं फटाक से, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू, और मैं डेल्टा
इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें किताबों में एक्सप्रेशन दिखे, नहीं तो मैं डी लिखूंगा तो भी सही है, एरर ही बताएगा। यहां भी लिख सकते हैं dy बाई वाई, रिलेटिव एरर इन y इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, एन डी ए बटा ए, ये आएगा सर एक्सप्रेशन। अब तुम यहां से डायरेक्टली यहां पे फोकस करने की कोशिश करो, डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली फोकस करने की कोशिश करो तो तुम्हें समझ आएगा कि सर अगर एग्जाम में सवाल आता है तो ये कंसेप्ट तो बहुत आसान लग रहा है कि जब भी हम एरर एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, एरर एनालिसिस करेंगे ऐसे फॉर्मूले का, ध्यान से सुनना, एरर एनालिसिस करेंगे ऐसे फॉर्मूले का, सुन मेरी बात, एरर एनालिसिस करेंगे ऐसे फॉर्मूले का जिसमें पावर हो, जिसमें क्या हो, पावर हो। तो पावर को उठा के हम रख देंगे बाहर, अरे लाम लाल सुन ध्यान से, पावर को उठा के रख देंगे हम बाहर, और जो एक्सप्रेशन है उसका हम रिलेटिव एरर लिख देंगे डीए बाई ए, डीए बाई ए, रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिख देंगे डीए बाई ए। बताओ ये समझ आया कि नहीं है, बताओ ये समझ आया कि नहीं है, एन डी ए बाई ए, एन डी ए बाई ए, ये तो बड़ा आसान है यार, अगर सवाल सॉल्व करना हुआ तो बहुत ईजी होगा, हाँ एकदम बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। अब यहां पे एक्सप्रेशन देखो, तुम एकदम जोरदार तरीके से बता दोगे बेटा, ए का पावर एन एंड बी का पावर एम। अब बताओ मुझे डायरेक्ट इसका रिलेटिव लिखोगे, रिलेटिव लिखोगे कि एब्सोल्यूट लिखोगे, रिलेटिव लिखोगे कि एब्सोल्यूट लिखोगे, बताओ डायरेक्ट क्या लिखोगे, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, डायरेक्ट क्या लिखोगे, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। मैं कमेंट बॉक्स में स्पीड ऑफ लाइट से कमेंट देखना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में मैं स्पीड ऑफ लाइट से कमेंट देखना चाहता हूं, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, यहीं पे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा अभी अगर तूने सही जवाब दिया, नहीं तो मैं जवाब दूंगा। रिलेटिव या एब्सोल्यूट, जोरदार जल्दी बताओ, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। 20 बार बोल दिया मैंने, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा अभी तक। रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, चमक गया सर, रिलेटिव, ओ ओ ओ, रिलेटिव 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 रिलेटिव, इतनी बार रिलेटिव चिपकाए सारे सारे खानदान के रिलेटिव पहुंच जाएंगे। क्या बात है, रिलेटिव रिलेटिव कर रहा है, रिलेटिव 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 रिलेटिव, ओए दादा जोरदार 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 जोरदार। देखो यार, अब दो चीजें समझना है यहां पे, दो चीजें समझना, दुनिया का हर काम संभव है अगर हम मेहनत करें तो, कोई भी काम असंभव नहीं है, दुनिया का हर काम हम कर सकते हैं। कल मैंने समझाया, तो हो सकता है 2 घंटे पढ़ने के बाद, एक बच्चा कमेंट करके कहता है सर 2 घंटे बाद जो भी पढ़ाता उसका समझ नहीं आता। क्या, जब तू पैदा लिया था तो भगवान ने बोला था कि दिमाग 2 ही घंटे तक काम करेगा, ये क्या है तेरा दिमाग, ये तो 2 घंटे बाद वाली चीज समझ नहीं आती। गजब यार। चलिए देख, हजारों बच्चे कमेंट कर रिलेटिव, तो कल भी हमने समझा और आज भी समझा, 2 बार समझ लिया तो समझ आएगा। तो जब भी एक बार समझ ना आए तो हिम्मत क्यों हारते हो यार, एक बार और कोशिश करो, 3 बार कर, सब बराबर नहीं होते हैं। हो सकता है भगवान ने तुम्हें कम बुद्धि दी हो, तो क्या डॉक्टर नहीं बनेगा, बनेगा, और कम बुद्धि वाले ही डॉक्टर बनते, याद रख, क्योंकि वो लगातार परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं। जिसको एक बार में समझ आ जाता वो नहीं बनता डॉक्टर, हाँ मतलब उसमें एटीट्यूड आ जाए तो नहीं बनता, अरे समझ आ गया चलो निकलो आगे, ऐसा नहीं, थोड़ा रुको समझो। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों, क्योंकि तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखना है। शॉर्ट नोट्स में क्या बनाए सर, कैसे लिखे शॉर्ट नोट्स, कैसे बनाए सर शॉर्ट नोट्स, तो लिख शॉर्ट नोट्स में कि जब भी फॉर्मूले में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट लिखेंगे, जब भी फॉर्मूले में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट लिखेंगे। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो लिखेंगे एब्सोल्यूट, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो लिखेंगे एब्सोल्यूट, और अगर डिवीजन हो डिवीजन हो डिवीजन हो डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो पावर हो या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव, डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव, डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्ट लिखेंगे एब्सोल्यूट, डायरेक्ट लिखेंगे एब्सोल्यूट। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जो प्रूफ है उसको 1-2 बार करके देख लेना अच्छे से, बाकी तुम्हें यही याद रखना था। तो फटाफट आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। तो होगा डेल्टा वाई बाई वाई बराबर, दादा प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं, तो पहले वाले का लिख लो, पावर को कुदा के बाहर ले आओ, तो एन डेल्टा ए बाय प्लस ये जो है बी का पावर एम प्लस प्लस रिलेटिव लिख रहा है तो पहले का रिलेटिव लिख ले, पावर आ जाएगा बाहर एम डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी, बता डन डना डन डन, डन डना डन डन हुआ कि नहीं हुआ, मजेदार जोरदार एकदम झन्नाटेदार, बड़ा मजा आया कि नहीं है, बड़ा इसमें कोई दिक्कत है तो, बड़ा इसमें कोई दिक्कत है तो
इसको कहते हैं हमारे स्टार, इसको कहते हैं हमारे स्टार। किसको कहते हैं हमारे स्टार? एक सोच है। कौन सी सोच? ये सोच कि जहां भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखेगा तो लिखेंगे एब्सोल्यूट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव, डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव। यस, डायरेक्ट लिखेंगे रिलेटिव। बताओ एकदम जोरदार तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? एकदम जोरदार तरीके से समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अरे सर, दो चार रिलेटिव आ गए होंगे, देख ले। इतने जोर जोर से रिलेटिव रिलेटिव चिल्लाया है, पिताजी से माताजी से रिश्ता खराब हो जाएगा। ये रिलेटिव रिलेटिव क्यों कर रहा है? ये रिलेटिव रिलेटिव क्यों कर रहा है? काहे भाई रिलेटिव रिलेटिव क्यों कर रहा है? माता पिता को भूल गया? रिलेटिव रिलेटिव। चलिए देख, 4 a का पावर n डिवाइडेड बाई b का पावर m। सही जवाब बताने वाले को मिलेगा पूरे 2 बार शाबाशी। तुम्हें क्या मिला? 10 रुपए। तुम्हें क्या लगा था? 10 रुपए कहूंगा? अबे भिखारी कहीं का। चलिए इधर बता, y इज इक्वल टू 4 a का पावर n डिवाइडेड बाई b का पावर m। तो एरर एनालिसिस कहता है, क्या लिखे शॉर्ट नोट्स में? लिख शॉर्ट नोट्स में, बता रहा हूं, यही लिखते हैं शॉर्ट नोट्स में। क्या सर? एरर एनालिसिस कहता है प्रोडक्ट और डिवीजन में कोई भेदभाव ना करो। क्या कहता है एरर एनालिसिस? क्या कहता है एरर एनालिसिस? एरर एनालिसिस, प्रोडक्ट और डिवीजन में कोई भेदभाव ना करो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट दिख रहा तो अच्छी बात है, डिवीजन दिख रहा तो उसको प्रोडक्ट की तरह ही देखो, और कांस्टेंट को करो इग्नोर। क्या करो? क्या करो? क्या करो? इग्नोर। स्पेलिंग सही लिख रहा हूं ना? गलत लिखो तो ठीक कर लिया करना। इग्नोर किसको? कांस्टेंट को। किसको? कांस्टेंट को। चलो देखो, डेल्टा वाई बाई वाई बराबर m टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस m टाइम्स डेल्टा b बाई b। सर पहले वाले में भी यही लिख दिया आपने, दूसरे वाले में भी यही लिख दिया आपने, जबकि दोनों फॉर्मूले में तो अलग अलग है। अरे दादा, एक ही आता है, एक ही आता है। दोनों फॉर्मूले में फॉर्मूला अलग होने की वजह से यहां पे अगर y की वैल्यू में पुट करनी पड़े तो ये पुट करेंगे पूरा का पूरा, है ना, अगर एब्सोल्यूट निकालना हो तो। और इसमें अगर मुझे ये वाला y की वैल्यू पुट करे तो करना पड़े तो ये पुट करेंगे। लेकिन दोनों के लास्ट रिजल्ट का एक्सप्रेशन देखेंगे अगर रिलेटिव एरर का, तो डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू आएगा n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, y इज इक्वल टू 3 रूट a b स्क्वायर डिवाइडेड बाई d का पावर 3। फिर a b c का पावर 3, सॉरी, c का पावर 3। फाइंड डेल्टा y बाई वाई, फाइंड डेल्टा y बाई वाई। नीट में पिछले 10 साल में 3 बार ऐसा एक्सप्रेशन पूछा है, वो सारे सवाल मैं कराऊंगा। सर राइट आंसर, वेरी गुड। उद्देश्य भी यही था, है ना, वेरी गुड, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत शाबाश। चलो देखो, इसमें आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? हमें डेल्टा वाई बाई वाई निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, ऐसा एक्सप्रेशन दिखा है तो क्या लिखोगे? रिलेटिव की एब्सोल्यूट? सर रिलेटिव, तो आओ लिखिए, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू, इग्नोर कर दो कांस्टेंट को, है ना, ये पावर को इग्नोर मत कर दियो, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा इसको इग्नोर करना, 3 को, उसको हटा ही दो। एरर एनालिसिस में कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं होता है, एरर एनालिसिस में कांस्टेंट का कोई काम ही नहीं होता, तो उसको हटा देंगे हम, उसको क्या करेंगे हम? हटा देंगे, ठीक है। चलो, ये है a का पावर हाफ, प्रोडक्ट है, डिवीजन भी है, तो ऐसे लिखेंगे हाफ डेल्टा a बाई ए। पावर को ले आएंगे हम बाहर और सबसे पहले a का हम एरर लिख लेंगे प्लस, फिर हम आएंगे b स्क्वायर पे, इसका पावर बाहर ले लेंगे 2 डेल्टा b बाई b प्लस, उसके बाद आएंगे हम c पे, यह नीचे c क्यू, तो इसका भी पावर बाहर चला जाएगा, यह बनेगा डेल्टा c बाई c। देखो तुमने बोला था ना सर रिलेटिव लिखेंगे हम, रिलेटिव लिखेंगे, तो रिलेटिव लिखते समय y का रिलेटिव इज इक्वल टू a का रिलेटिव प्लस b का रिलेटिव, और माइनस तो होगा नहीं, डिवीजन हो या कुछ भी हो, प्लस c का रिलेटिव। अब इसमें 2 बातें याद रखनी है आपको। इग्नोर द कांस्टेंट, कांस्टेंट को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, कांस्टेंट को इग्नोर करना है, और पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर देना है, पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया आंसर,
आ गया आंसर। यूनिक लेवल की सोच, बिल्कुल। हम अगर कंसेप्ट को ढंग से समझेंगे तो चीजें फिर रास्ते में आसान हो ही जाती है। ठीक है, अब एक सवाल है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ये मीटर में दिया हुआ, मतलब किसी चीज का लेंथ दिया हुआ ए इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 मीटर, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस ए। सबसे पहला हमें सॉल्यूशन करना है फर्स्ट का, जहां पे लिखा है x इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सबसे पहले तो तुम जाओ b की वैल्यू जो लिखी उस पर चर्चा करो। b में या a में जो भी लिखा है, a में लिखा है बेटा यहां पे देखो कि a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1। तो ये 0.1 है क्या बेटा? ये 0.1 है क्या? a की वैल्यू तो 10 लिखा हुआ है, वो तो हमें दिख रहा है। 0.1 क्या है? 0.1 क्या? फटाफट बताओ 0.1 क्या है? जब हम किसी चीज को मेजर करके रिपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं, उसको हम सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, तो जो मेजर्ड वैल्यू उसको लिखते हैं, मतलब a इज इक्वल टू तो 10 हो गया। ये 0.1 क्या है? a में जितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है वो है। a में जितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है वो है। क्लियर है? अब ये सवाल लिखा है तो एज इट इज सवाल के तरह ही इसको हमें डील करना है। ठीक है, तो लिखा है 10 प्लस माइनस 0.1, मतलब a की वैल्यू तो उसने लिखा है 10 और डेल्टा a लिख दिया है 0.1। अब हमें ये नहीं डिस्कस करना किसने सही लिखा, गलत लिखा, क्यों लिखा, वो क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। क्वेश्चन में हमें नेतागिरी नहीं करना है। क्वेश्चन में जो लिखा है उसको समझिए, लिस्ट काउंट, हाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो a की वैल्यू 10 और a में मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा 0.1। उसी तरीके से यहां पे b लिखा है, b लिखा है 20 और डेल्टा b लिखा है बेटा 0.5। डेल्टा b लिखा है 0.5, ठीक है साहब। a लिखा है 10, डेल्टा a लिखा है 0.1, b लिखा है 20, डेल्टा b लिखा है 0.5, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड x की वैल्यू निकालना है। तो सर इसमें x क्या है? b बराबर b प्लस a है, तो b की वैल्यू रख दो 20, देखो b 20 है और a 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 30। हाँ आ जाएगा 30, एकदम सही है, 30 मीटर। तो सर इनका क्या काम है? वो x बराबर b प्लस a है, तो आपको ऐसे ही जोड़ के निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एग्जैक्टली x इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखना है। b की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10, सॉरी b की वैल्यू 20, a की वैल्यू 10, 30 आ जाएगा। अब आपको डेल्टा x भी निकालना है। अब डेल्टा x जब आप निकालेंगे तो आप अच्छे से फॉर्मूला देखिए और मुझे बताइए कि आप रिलेटिव लिखेंगे या एब्सोल्यूट लिखेंगे? रिलेटिव लिखेंगे या एब्सोल्यूट लिखेंगे? फटाफट बताइए। रिलेटिव लिखेंगे कि एब्सोल्यूट लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रिलेटिव लिखेंगे, एब्सोल्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिलेटिव लिखेंगे, एब्सोल्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर में, मैक्सिमम पॉसिबल एरर में कौन सा एरर लेंगे? रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। क्यों लेगा एब्सोल्यूट? बता क्यों लेगा एब्सोल्यूट? रिलेटिव क्यों नहीं लिखेगा? बता क्यों लेगा एब्सोल्यूट? क्यों लेगा बताना। सर एडिशन है तो हमसे पूछे चाहे कुछ भी, पहले एब्सोल्यूट हम निकाल लेंगे और ये हो जाएगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए, डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए। व्हाट इज डेल्टा बी? व्हाट इज डेल्टा बी? डेल्टा बी इज 0.5, डेल्टा इज 0.1, तो डेल्टा 0.1 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। अब जब x को रिप्रेजेंट करोगे तो लिखोगे, x को जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x को लिखोगे 30 प्लस माइनस 0.6 मीटर इज आंसर बा। ई आंसर बा, ई आंसर बा। इतना आया है वो, इतना। x इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.6 मीटर। कितने लोगों को समझ आया बता? यस, कितने लोगों को समझ आया बताओ, फटाफट बताओ। चलो अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट y निकालना है जो कि है b माइनस ए। y निकालना है जो कि है b माइनस ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू सर 20, a की वैल्यू बोलो 10, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इतना आसान जोड़ घटाओ सिखा रहा है मास्टर। पागल हो गया मास्टर, ढंग की चीज नहीं पढ़ा, नीट लेवल का नहीं पढ़ा रहा है मास्टर। अरे रामलाल, तुम्हें यह नहीं पता कि कौन सी बुक यूज करनी है, तुम्हें यह नहीं पता कि एरर क्या होता है, तुम्हें फिजिक्स का पी क्या होता है ये नहीं पता, और लेवल तू डिसाइड करेगा। जब तू पैदा लिया था ना, ऐसा नहीं कह सकते, जब तू क्लास 1-2 में था ना, लगभग वही हो गया, तब से मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तब से मैं नीट वाले और जेई वाले, आईटी जेई वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, और वो भी
रामलाल की दुकान के बगल में खोली में नहीं पढ़ा रहा, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया था मैंने 2013 से। 2013 से आकाश कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया था। जब तू सोच 2013 में कौन से क्लास में था तू? 2013 में कौन से क्लास में था सोच? शायद पढ़ना शुरू किया होगा उस समय, पहली दूसरी क्लास में रहा होगा। उस समय से मैं इंडिया के मतलब अच्छे कोचिंग्स में उस समय की जो भी थी वहां से पढ़ाना शुरू किया था। और कभी तो आगे कहते हैं कि सर आपने नीट लेवल की क्वेश्चन नहीं कराया सर उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। नीट में जितने सवाल आए हैं वो तो मैंने कराए ही हैं, और उससे 5 गुना ज्यादा सवाल कराए मैंने। बेटा तुम पढ़ो सीखो, नेता मत बनो, है ना, नेता मत बनो। गजब करते हो यार, नेता बनने की शौक यही पूरा करोगे तो नहीं, तुम गलत जगह पे बन रहे हो फिर। तो क्या तू मुझे होली का मास्टर समझा है? गजब करते हो यार। नुक्कर पे वो चल इधर देख, y इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो क्या होगा बताओ इधर? थर्ड क्लास में था, अरे वाह, थर्ड क्लास में था। बच्चे कहने सर थर्ड क्लास में था, थर्ड क्लास में था, सेकेंड में था। चल इधर लिख, डेल्टा वाई बराबर क्या होगा? डेल्टा वी प्लस डेल्टा ए। डेल्टा वाई बराबर क्या होगा? डेल्टा वी प्लस डेल्टा ए। ठीक है सर। सर माइनस नहीं किया सर माइनस नहीं किया सर। कल्लू इसी बात से परेशान है, सर माइनस कहां चला गया? अरे रामलाल, एरर। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा बोल? 0.6। तो वाई को क्या लिखेगा? 10 प्लस माइनस 0.6 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्या आंसर तूने सही लिखा है? यस। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सेकंड क्लास में था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं फोर्थ क्लास में था। ये कैसे डिफरेंस हो गया भाई? क्लास कूद गया है कि 2 बार फेल कर गया था? जो फोर्थ क्लास में था वो 2 बार फेल कर गया होगा। चलो इधर देखो, z इज इक्वल टू बी डॉट ए, z इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, z इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके सर। आई एम करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अब हमें z इज इक्वल टू बी डॉट ए में एरर निकालना है। अब 2017 में मैं बता दूं आपको एग्जैक्टली 2017 में मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जिसको फिजिक्स मैंने पूरी पढ़ाई थी 180 में से 180 पहली बार लाया था, श्रेष्ठ बसेस्ट, और उसका ऑल इंडिया रैंक 27 था। ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने 2017 आज से 4 साल पहले ही दे दिया था। एम्स रैंक 2019 में, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर 19 में, 2019 में एम्स 42। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहना है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। तुम बकलोली वाले सवाल कभी कभी कर देते हो ना, इसलिए कह रहा हूं आराम से पढ़ो ना। तुमको ना समझ में आया तो बताओ यार, नेता मत बनो, पढ़ो यार, बहुत मजा आएगा, एकदम जोरदार पढ़ाऊंगा, जान लगा के पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, जान लगा के पढ़ाऊंगा। फर्क है इसमें, पढ़ाना और जान लगा के पढ़ाने में। तो वो मास्टर नहीं हूं। और हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है बताओ? है ना, 22 होके मुझे खुश करने के लिए मत बोल देना पढ़ाना, नहीं नहीं। नहीं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है बताओ? दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या बताओ? दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या बताओ? देखो मैं चैट, पढ़ना, पढ़ना और पढ़ाना, बहुत सही। पढ़ना, सीखना, पढ़ना, मजदूरी करना। पढ़ना। देखो वैसे तो दुनिया में कोई भी काम आसान और मुश्किल नहीं होता, और कोई भी काम खराब और बढ़िया नहीं होता, सबका अपना इंपॉर्टेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सच बताता हूं, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन ये मुश्किल तभी तक रहता है
जब तक आपको यह करना पड़े। ये बात सुनना, बिल्कुल दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई करना। क्योंकि देखो, पढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ाने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है पढ़ना। कैसे? अगर तुम मेरे से बोटनी का कोई सवाल पूछ दोगे तो मुझे बोटनी का बी भी नहीं आता, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, जूलॉजी का जेड भी नहीं आता, मुझे आता है सिर्फ फिजिक्स। तो मैं तो कितना कमजोर हुआ ना यार तेरे कंपेयर में। तुम्हें तो एटलीस्ट चारों सब्जेक्ट आता है ना, जितना भी आता हो। मुझे तो सिर्फ फिजिक्स आता है, बोटनी वाले मास्टर को सिर्फ बोटनी आता है, जूलॉजी वाले मास्टर को सिर्फ जूलॉजी आता है, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री आता है। तो आप के लिए हम हीरो नहीं है, आप हीरो हो हमारे लिए। जो चारों सब्जेक्ट उतने ही इंटेंसिटी से पढ़ता है। मैं बेटा बहुत अच्छे समझता हूं, ऐसा नहीं कि मैं समझ नहीं रहा, मैं बहुत अच्छे समझता हूं कि मान लो मैं 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाता हूं, 2.5 घंटे पढ़ाता हूं, तो इसका असर तुम्हारे दिमाग पे क्या होगा, तुम्हें कितना कष्ट होगा, मैं समझता हूं। और ये कितना मुश्किल काम है मैं समझता हूं। मैं बहुत जान लगा के पढ़ाता हूं और तुमसे ये उम्मीद भी करता हूं कि तुम सब सीख जाओ, लेकिन हो तो तुम बच्चे ही ना। और ये उम्मीद सिर्फ एक इंसान नहीं कर रहा होता तुमसे कि तुम सब सीख जाओ। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं तुमसे पूरा फिजिक्स सिखा दूं, लेकिन बोटनी वाला मास्टर ये उम्मीद करता है कि तुम पूरा बोटनी सीख जाओ। केमिस्ट्री वाले मैम या टीचर ये उम्मीद करता है कि तुम पूरा केमिस्ट्री अच्छे से सीखो जितना उसको समझा है। जूलॉजी वाले अलग तुमसे उम्मीद करते हैं। तो सबकी उम्मीदों पे खड़े हो तुम यार, और किसी का उम्मीद अगर तुम तोड़ते हो तो वो बुरा मान जाता है। तो हीरो हम नहीं है, हमारे लिए हीरो तुम हो। हमारे लिए हीरो तुम हो, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन सर आप तो बहुत डांट देते हो और सर बेइज्जती कर देते हो। बेटा जब वो समझते हो ना, जो कुम्हार समझते हो, कुम्हार जो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी को अगर वो थपथपाया नहीं ना तो मिट्टी को उसको असल शेप नहीं दे पाता जो उसको देना चाहता है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम गलत राह पे चले जाओगे। सही रास्ता दिखाना, सही चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू हमारे मन में, हमारे दिमाग में होता है कि तुम पे कितना प्रेशर है। भाई साहब, हम पूरी जान लगा के फिजिक्स पढ़ाते हैं और तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम उतना ही सीखो, लेकिन हम तो पढ़ा के चले जाएंगे। बोटनी वाला मास्टर कल आ जाएगा, परसों केमिस्ट्री वाली मैम आ जाएगी, वो भी तुमसे इतनी उम्मीद करेगी। और सबकी उम्मीदों पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम है। हम समझते हैं आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर तो आप ही बनोगे ना, हम तो नहीं बनेंगे। हम आपको अगले साल या 4 साल बाद या 10 साल बाद इसी बोर्ड पे संघर्ष करता हुआ दिख जाएंगे और कुछ नए बच्चों को पढ़ाते हुए दिखेंगे साहब। और इतना ही जान लगा रहे होंगे इसी चीज में जो 20 बार हम पढ़ा चुके हैं ना, उसी में उतनी जान लगा के हम समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम तो साहब यही रह जाएंगे। डॉक्टर आप बनोगे तो आप बड़ा काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सच में आपको सैल्यूट है, आपके डेडिकेशन को, आपकी ईमानदारी को, आपके सैक्रिफाइस को सच में हम सैल्यूट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी इज्जत करिए आप। और ना समझ आए तो पूछिए, और अगर टीचर डांट देता है तो कोई बात नहीं, वो भी आपके लिए मेहनत करता है तो आपसे उम्मीद करता है ना। लेकिन आप 100% उम्मीद पे खड़ा हो जाएं, आपके लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप कोशिश करिए और कोशिश करते रहिएगा, संघर्ष करिएगा तो आप चीजें सीख जाइएगा। और मुझे ये बहुत खुशी होती है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि मोर देन 200 टाइम्स, 300 टाइम्स मैंने ये मैसेज पढ़ा है कि सर मुझे 6, 7, 8, 9, 10 तक फिजिक्स से नफरत था और हमें फिजिक्स अब समझ आ रहा है। तो मेरे लिए सच में बहुत खुशी की बात है कि मैं तुम्हें पढ़ा पाया, तुम्हें सिखा पाया। जिस सब्जेक्ट से तुम्हें नफरत था वो तुम थोड़ा बहुत भी सीख पा रहे हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं भी आ रहा ना बेटा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, संघर्ष। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलो, तो z इज इक्वल टू बी डॉट ए है, z इज इक्वल टू बी डॉट ए है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि z की वैल्यू निकालनी है। वहां पे क्या लिखा था, फाइंड z। तो z में पहले तो हम z निकाल लेंगे बी डॉट ए।
तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे और दोनों को पुट करके हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे, बी डॉट ए आ जाएगा। लेकिन उसके साथ मुझे एरर भी निकालना पड़ेगा। सर कौन सा एरर निकालोगे? तो हो सकता है हमें रिलेटिव एरर निकालना हो या हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, कोई सा भी एरर हमें निकालना हो सकता है। लेकिन ये प्रोडक्ट होने की वजह से हम सीधा जाएंगे रिलेटिव पे। हम लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा बी। बहुत सिंपल है, मतलब हमें जेड से कोई काम ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं। डेल्टा बी की वैल्यू बताइए क्या था, तो यहां पे हमने पढ़ा डेल्टा बी की वैल्यू है 0.5, बी की वैल्यू है 20, तो आप लिख देंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस सॉरी ये है ना 0.5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस डेल्टा ए बाई ए। व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा ए इज 0.1 एंड ए इज 10, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड। यहां से हम एब्सोल्यूट एरर इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, सॉरी रिलेटिव एरर सॉल्व करके निकाल लेंगे। लेकिन इससे पहले तक हम क्वेश्चन में क्या लिखते आए हैं, एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। ये डेल्टा वाई निकाला था ना हमने, तो अगर सर यहां पे हमें एब्सोल्यूट एरर ही निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो रिलेटिव ही, लेकिन अगर मुझे एब्सोल्यूट निकालना हो तो हम लिखेंगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू, जेड को इस तरफ ले आएंगे, जेड इज इक्वल टू 0.5 बाई 20 प्लस 0.1 बाई 10। चिंता मत करिए, 2 लाइन में जानबूझ के मजदूरी कर रहा हूं, है ना, पहला सवाल है इसलिए, ये तो डायरेक्टली मैं बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चलो जेड की वैल्यू 200 है, यहां पे 200 रख दीजिए, और 200 को आप चाहें तो अंदर भी ले जा सकते हैं। जब 200 को अंदर लाएंगे बेटा तो ये होगा 200 मल्टीप्लाई 5 बाई 200, क्योंकि 0.5 है तो एक जीरो जब यहां पे डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, मतलब 0, तो 5 बाई 200 प्लस यहां भी 0 हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 1 बाई 100। क्या कर रहा हूं मैं, 0.1 को 1 बाई 10 लिख सकता हूं ना बेटा, 0.1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाई 10, 0.5 को क्या लिख सकता हूं, 5 बाई 10, तो नीचे एक डेसिमल लगा दिया मैंने। इससे हुआ क्या है कि 200 से 200 कैंसिल हो गया और ये 00 से 00 कैंसिल होगा, तो यहां पे बेटा 5 मल्टीप्लाई टू 10 प्लस टू 12, तो डेल्टा जेड आ गया आपका 12। तो जेड इज इक्वल टू आप लिखेंगे 200 प्लस माइनस 12 मीटर स्क्वायर। बताइए कितने लोगों को ये समझ आ गया था? कुछ लोगों ने 7 बताया, मैंने कुछ गलत किया है क्या? ओहो सॉरी आई एम सॉरी ब्लंडर मिस्टेक्स किया, ब्लंडर मिस्टेक। सर डेल्टा जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, आपका आंसर देख के मुझे पता लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। 200 प्लस माइनस 7 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है आपका। हाँ 200 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 200 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट क्या निकालना था हमें, नेक्स्ट हमें निकालना था, देखिए बेटा m इज इक्वल टू बी बाई ए। m इज इक्वल टू क्या है बेटा, b बाई ए। तो चलो m इज इक्वल टू में निकालना है b बाई ए, b था 20 और a था 10, तो कैंसिल होके ये आ जाएगा आपका 2, बहुत सिंपल है। m की तो वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। अब अगर हमें सर डेल्टा m निकालना हो तो क्या करें, तो हम इस फॉर्मूले से जाएंगे, डिवीजन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा m बाई m इज इक्वल टू डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a। और अगर हमें एब्सोल्यूट निकालना है, सिर्फ डेल्टा m चाहिए, तो आप m को यहां पे ले आए, m डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a। अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, आप यहां से डेल्टा m निकाल सकते हैं, आपको सबकी वैल्यू पता है, m भी पता है 2 है, m की वैल्यू क्या है 2 है, और ये भी डेल्टा b क्या है 0.5, b क्या है 20, ये सारी चीज आपको पता है, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा था, लेकिन एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हुए, और उन चारों पार्टों में से हमें सब कुछ सीखने को मिला। हमें क्या क्या सीखने को मिला, तो हमें यह सीखने को मिला जब एडिशन हो तो हम कैसे डील करेंगे, सब्ट्रैक्शन हो तो डील कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो तो कैसे डील करेंगे, डिवीजन हो तो कैसे डील करेंगे। ये सवाल तो मैंने ही लिखा था समझाने के लिए। अरे यार ये फिर से रिपीट कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2013 का, नीट 2013 का, नीट 2013 का सवाल है बेटा ये, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फटाफट पढ़िए सवाल। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी ए बी सी डी, ये क्वांटिटी है बेटा ए बी सी डी, जिसको हमने मेजर किया, आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर। बेटा परसेंटेज एरर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एरर नहीं है, क्या है परसेंटेज एरर, समझते हैं ना परसेंटेज एरर किसको कहते हैं।
1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। P को हमने मेजर नहीं किया है, हमने मेजर किया, देखिए लिखा हुआ है यहां पे, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी A B C D आर मेजर्ड। हमने ABCD को मेजर किया और ABCD से हम P कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू होगा A क्यूब B स्क्वायर बटा CD। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन B। कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो, पूछा क्या इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सुनो, एरर का बच्चा पूछे एमआर स्टार क्या है, एरर का एमआर स्टार यही है कि जब भी एरर का सवाल आएगा तो क्या पूछा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सर किससे फर्क पड़ता है, तुम क्या निकाल सकते हो फर्क किससे पड़ता है, क्या पूछ रहा है, गोली मार उसको, परसेंटेज पूछ रहा है, बात ही मत कर, एब्सोल्यूट पूछ रहा है, बात ही मत कर। तो सर क्या करे, तू लिख क्या सकता है, बता तू लिख क्या सकता है। सर अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो तो हम एब्सोल्यूट लिख सकते हैं, तो लिख, तू एब्सोल्यूट लिख, तो बता डेल्टा, आई एम सॉरी, रिलेटिव लिख, रिलेटिव लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, तो रिलेटिव लिख, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू, जो पावर हो जाता है बाहर चला जाता है और सबसे पहले लिखेंगे A का रिलेटिव एरर, प्लस B स्क्वायर में 2 डेल्टा B बाई B, प्लस C को हम लिखेंगे डेल्टा C बाई C, प्लस D को हम लिखेंगे डेल्टा D बाई D। कितने लोगों ने ये लिख लिया था, फटाफट बताओ। यस, लिख लिया था। चलो अब क्या करो, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बेटा A का परसेंटेज एरर 1% है, मतलब डेल्टा A बाई A मल्टीप्लाई 101 है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 100 अंदर आके डेल्टा A बाई A मल्टीप्लाई 100 हो गया A का परसेंटेज एरर। मतलब तुम्हें ये दिया हुआ है डेल्टा A बाई A मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1%, ये दिया हुआ है। तो 100 को अंदर लाओगे तो यहां पे आएगा 1% प्लस 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2%, प्लस डेल्टा C बाई C 3%, एंड ये आ गया 4%। अब आप देखेंगे तो 3 और 4 7 और 7 14% इज अ करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने निकाल लिया, फटाफट थम्स अप करके बताइए कितने लोगों ने इसका सही जवाब निकाल लिया था। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो समझाया था ना, वो इसलिए समझाया था कि कई बच्चे बोल रहे थे सर एरर के सवाल और करा देना। अरे भाई तू पढ़ना यार, सारा काम मेरा है, चिंता मत कर। मैंने खत्म कहां किया था, एरर तो स्टार्ट किया था बेटा, इसको पढ़ाना थोड़ी ना कहते, ये एमआर का स्टाइल नहीं है। एमआर का स्टाइल ये है कि वो जब पढ़ा के खत्म कर देगा ना, तब तू नया सवाल ढूंढ के ला के दिखा दे। अभी तो यूनिट एंड डायमेंशन है, ये तो असल फिजिक्स शुरू ही नहीं हुआ है। असल फिजिक्स तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, यस 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 यस, हाँ एकदम इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, बहुत जोरदार बेटा। अभी क्यों ये ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसको ना समझ आया हो। अरे एक आदमी तो कहते नहीं आया, सर गुस्सा करते हो आप। कोई बात नहीं, तो टेलीग्राम में बता देना नहीं आया। कोई नहीं मिल रहा जो मुझे ये बोले, मतलब जो पहली क्लास में 90% शुरू हुआ था वो 95 पे गया, अब 98 पे गया, अब मतलब एक आध दो दिन पहले 98 पे गया, अब 100 पे आ गया। तो अगर टाइप कर रहा तो ध्यान से देख, कोई कहीं नहीं रहा में नहीं आया समझ, सबको आ गया। भैया बहुत है, मुझे मोक्ष मिल गया आज तो। मुझे ही मोक्ष मिल गया, आप खत्म करते हैं क्लास। कोई बच्चा बचा ही नहीं जो ये कहते नहीं समझ आया। एक बच्चा कुछ टाइप कर रहा है, सर इसका मैंने DR स्टार निकाला है। अच्छा, ध्रुवराज DR स्टार निकाला है। ये गलत लिख बोल रहा है कुछ भी, बेटा ऐसे नहीं होता। रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ इतना, लेंथ इतना हुआ 2 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, ओके, एंड विड्थ W is equal to 1 plus 0.01 centimeter. Then the maximum percentage error in the measurement of its area. Maximum percentage error in area पूछा है, तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा इसका एरिया, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा इसका एरिया। यस, सर युगांडा की काली घाटी से बाहर आ गए। एक कृतिश कुंदन, वो कह रहा सर नहीं आया, तो फिर तो तुम्हें मतलब कमरा बंद करके शर्माना चाहिए। जहां पे 99% बच्चों को आके आप तुम्हें नहीं आ रहा, तो टेक इट एज योर पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत होगा कहीं। चलो इधर देख, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। कोई बात नहीं, अगर जेन्युइनली तुम्हें नहीं आया तो रिकॉर्ड लेक्चर के बाद देखना आ जाएगा। चलो
एरिया इज इक्वल टू एल डॉट बी होता है। मैंने तो परसेंटेज पूछा है तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। बहुत ईजी है सर। ओके, अब यहां पे क्या करना है, हमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों तरफ क्या करना है बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों सर, क्योंकि रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज आएगा, और ये परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो ये आ गया डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई 100। अब एल लेंथ और विड्थ का वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एरर नहीं गिवन है, तो हम इसका वैल्यू यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो चलिए पुट करते हैं। डेल्टा एल बताइए सर, डेल्टा एल है 0.02, 0.02, एल बोलो क्या है, एल है 2, मल्टीप्लाई 100 को अंदर ही ले आता हूं, प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या है, या देखो 0.01, 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाई एल इज 1 मल्टीप्लाई 100। सर 100 कहां से लाया एक्स्ट्रा, ये रिलेटिव को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो लाया है। ओके, तो देखो ये बेटा 0.02 है तो यहां पे 2/100 लिख सकते हो, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा डेसिमल प्लेस, तो 2/2 1 हो गया, और यहां भी 100 से डेसिमल प्लेस कैंसिल होगा, 1 होगा, तो आंसर आया आपका 2%। 2% इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 2% आया, बी 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 2%, 2%, 2% इज आंसर। मतलब देख रहे हो कितना मक्खन की तरह, एकदम स्मूथ, एफर्टलेस, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ, एफर्टलेस, कोई मतलब जान ही नहीं लग रहा है यार, सीधा आंसर आ रहा। कहां लग रहा है जान, सीधा आंसर आ रहा। ये अंशु कुमारी बेटा तो एकदम पत्थर दिल है क्या, दिल पत्थर जैसा है क्या, इतना समझाया तो भी कह रही सर छुट्टी कर दो एक भी बच्चा बोल रहा छुट्टी कर दो, शर्म कर। सर मेरा बैकलॉग है, तो बैकलॉग है तो मेरे पढ़ाते समय या सर किसी टीचर के पढ़ाते समय बैकलॉग याद आता है। जब तुम सो रहे होते हो दिन में तो बैकलॉग याद नहीं आता, जब कहीं पे टाइम खराब कर रहे हो तो बैकलॉग याद नहीं आता। अबे कितने क्लास का बैकलॉग होगा, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 5 घंटे सो, 6 घंटे सो, बाकी पढ़। गजब करते हो यार। अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, डायमेंशन के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया। देखो बेटा x इज इक्वल टू m का पावर a, l का पावर b, t का पावर माइनस a। इफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m, l एंड t आर α%, β% एंड γ% रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x शुड बी गिवन अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अल्फा, गामा, बीटा आर वेरी स्मॉल, ये लिखने की क्या जरूरत है यार। यहां देखते तो क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, देख तो यहां पे क्या लिखा, यहां पे क्या लिखा, गिवन दैट अल्फा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, कई बार तो नहीं लिखा होता, यहां पे क्यों लिखा। यहां पे जो लिख के बात बताई है ना, वही बात है जो मैं आपको एरर में समझाते डिफरेंशिएशन करते समय समझाने की कोशिश कर रहा था। एरर हमेशा बहुत छोटा होता है, अल्फा परसेंट मतलब 1-2%, अल्फा परसेंट 50% नहीं हो जाएगा। अगर 50% हो गया ना तो ये मेथड एप्लीकेबल ही नहीं होगा जो तुमने पढ़ा है। अगर तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी में 50% का एरर है तो ये हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं लगा ही नहीं सकते। वो सिर्फ 5, 6, 7% दिया हो किसी फिजिकल क्वांटिटी में, उतना ही तक वैलिड होगा। ठीक है ना, मेजरमेंट में सर वहां तो 14% आया था, तो 14% नेट एरर आया था सबका ऐड करके। एक फिजिकल क्वांटिटी में 14% नहीं आ सकता, सिंगल एक फिजिकल क्वांटिटी में 14% नहीं आ सकता। समझ आया। चलो अब तुम्हें इसका एमआर स्टार बताता हूं। पहली बात तो पहले सॉल्व कर देता हूं। तो बेटा जिस तरीके से आपने रिलेटिव एरर निकाला तो वही यूज करेंगे। डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पावर बाहर डेल्टा एम बाई एम प्लस बी इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस सी। सर ये माइनस सी है, कोई बात नहीं, हमें यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है एरर को। अगर मैं माइनस ला दूं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आंसर आएगा। अब यहां पे अल्फा, बीटा, गामा पुट करो। या अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो सीधा यहां पे एमआर स्टार लगाओ। सर क्या कहता है एमआर स्टार, एरर कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड, कैनॉट बी सब्ट्रैक्टेड। चाहे कुछ भी हो जाए एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और यहां पे ऑप्शन में माइनस किया गलत हो गया, माइनस किया गलत हो गया, माइनस किया गलत हो गया, बी सही हो गया बी सही हो गया। कितने लोगों ने ये सोचा था, कितने लोगों ने ये एमआर स्टार सोच लिया था। जितने लोगों ने सोच लिया था थम्स अप करो। कितने लोगों ने ये एमआर स्टार सोच लिया था कि एरर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ऐसे सवाल मैं आपको बता दूं AIEEE, IIT और AIPMT में, नीट में कई बार पूछा है, जहां पे 3 ऑप्शन में माइनस माइनस दिया तो एक ऑप्शन जो प्लस होगा वो सही हो जाएगा। सोचना ही नहीं कुछ, कंसेप्ट लगाने के लिए बहुत सारे सवाल है बेटा,
सारा कंसेप्ट इसी में लगा देगा तो आगे क्या लगाएगा, सीधा आंसर आ गया। जो सारे प्लस है वो आंसर हो जाएगा, जो सारे प्लस है वो आंसर हो जाएगा, फटाफट सीधा प्लस हो जाएगा। ओनली एडिटिव, यस। एक बच्चा बोला अभी मजा आया ना बिंदु, आ गया हमारा स्टार। पहले तो बोर हो रहा था, बकलोल इतने जान लगा के पढ़ा रहा हूं तुमको, एमआर स्टार चाहिए। एमआर स्टार ऐसे नहीं मिलता, बहुत लंबे समय संघर्ष करना पड़ता है तब आता है। कितने लोगों ने निकाल लिया था, गजब सर चमका, अरे जोरदार, एकदम धुआं धुआं कर दिया तुमने तो, एकदम बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अ पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हैज एरिया इतना मीटर स्क्वायर, देन साइड ऑफ पार्क इज। इस सवाल को सही सॉल्व करने वाले को पूरे मिलेंगे 10 रुपए का नगद इनाम। सर ये पे कैसे करोगे आप, वो मेरा टेंशन है। सबसे पहले जो सही जवाब देगा, और सही जवाब मैं कैसे मॉनिटर करूंगा, तुम्हें नीट की कसम, झूठ मत बोलना। इसको सॉल्व करो, तुक्का नहीं लगाना, और 10 रुपए के लिए अपना ईमान और फ्यूचर मत बेचना, ठीक है ना। चलो 10 रुपए का नगद इनाम मिलेगा एकदम जोरदार तरीके से, जो इस सवाल को सही सॉल्व करेगा, है ना। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। एक बोल रहे हैं सर एमआर स्टार क्या है, इसको ले जाओ युगांडा की काली पहाड़ी घुमा के लाओ, युगांडा की काली पहाड़ी दिखा के लाओ इसको, तब समझ आएगा। चलो बताओ, इस सवाल का सही जवाब बताने वाले को मिलेगा पूरे 10 रुपए का इनाम। कौन बताता है सही, अगर 10 बच्चे से ज्यादा सही बताते तो फिर किसी को पैसा नहीं मिलेगा। इतने पैसे कहां से लाऊंगा यार मैं। चलो बताओ फटाफट, एबीसी नहीं सॉल्व करके बताना, तुक्के मार रहे हो, तुक्के मार रहे हो यार, तुम्हारा कोई ईमान धर्म नहीं, एकदम भिखारी टाइप इंसान हो। 10 रुपए के लिए तुक्का मार रहे हो, पैसा किसी को नहीं मिलेगा फिर। ऑफलाइन क्लास में बहुत मजा आता था, वहां पे तो अपने सवाल दिया, 200-300 बच्चे बैठे हैं, उसमें जो सही जवाब देता था उसको 10 रुपए मिलते थे। तुम्हें कैसे मिलेंगे, 10 रुपए से वंचित हो गए तुम। डी डी बी बी सी सारे आंसर दे रहे हो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हैज एन एरिया इतना, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 200, और एरिया में एब्सोल्यूट एरर गिवन है 0.2, डेल्टा ए गिवन है 0.2 मीटर, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। क्या मैंने इंफॉर्मेशन सही लिखा है वहां से उठा के, हाँ सही लिखा है। एरिया गिवन है 100 और उसका, ओह आई एम सॉरी, एरिया इज 100, एरिया गिवन है 100 और उसका एरिया में एब्सोल्यूट एरर ही तो होगा, ये अपने को गिवन है। चलो ठीक है। अब ऐसे पूछा साइड और लेंथ क्या होगा, साइड ऑफ द पार्क क्या होगा, तो सुनो, एरिया इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा √ए। सर आपने एल को क्यों लिखा √ए, क्योंकि हमें ए में एरर वगैरह पता है और हमें एल में एरर निकालना है। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, डेल्टा एल इज इक्वल टू √डेल्टा ए। ओके सर, व्हाट इज डेल्टा ए, डेल्टा ए इज 0.02। ये हो जाएगा गलत। क्या गलत है इसमें, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी पावर हो, मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, पावर हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, आप लिखेंगे रिलेटिव एरर। तो आप यहां से लिखेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एल इज इक्वल टू हो गया √ए, तो डायरेक्ट रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू, रूट का मतलब होता है ए का पावर हाफ ऑफ डेल्टा ए बाई ए, ऐसे लिखेंगे आप, इस तरीके से लिखेंगे आप। अगर आपको डेल्टा एल चाहिए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा L/2 डेल्टा ए बाई ए। अब ईमानदारी से बताओ एल कितना होगा। तो यहां पे ये तो सही है ना, ये स्टेप तो सही है ना, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 10, तो एल इज इक्वल टू 10/2 मल्टीप्लाई डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.2 एंड ए इज इक्वल टू 100। बेटा यहां से 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.1/10 मतलब 0.01। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साइड लेंथ इज इक्वल टू, साइड लेंथ इज इक्वल टू, एल लेंथ आ गया था यहां से √200 रखा था ना, सॉरी √100 रखा था, तो 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ए बच्चे लिख रहे हैं ए 0.1 ना, ए गलत जवाब।
सर इन स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, वाह, यहां पे एरर की बात चली, 10 रुपए की बात चली, अगर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं क्यों सर? तो ये देख ले दादा, 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। इसको समझने में थोड़ा तुम्हें डाउट आ सकता है, फिर से मैं समझाता हूं। देखो, जब भी यहां पे लिखा है L इज इक्वल टू रूट ए, तो आप डेल्टा L इज इक्वल टू रूट अंडर डेल्टा ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं आएगा। मैंने प्रूफ करके आपको समझाया है कि डेल्टा L बाई एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा ए आएगा, डेल्टा ए बाई ए आएगा। जब भी आपको पावर के टर्म्स में कोई रिलेशन दिखे, पावर के टर्म्स में कोई रिलेशन दिखे, आपने गलत किया, ओके, हो सकता है मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं दोबारा से। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल बाई टू डेल्टा ए बाई ए, तो एल आ गया 10 बाई टू इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए की वैल्यू क्या है भाई? डेल्टा ए की वैल्यू है 0.2, तो डेल्टा एल की वैल्यू है 0.2 और ए की वैल्यू है 100। ए की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू है 100, यही तो है भाई। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ठीक है। और डेल्टा ए 0.2 ही तो है ना, डेल्टा ए 0.2 ही तो है। क्या हुआ यार, स्क्रीन गया, एक मिनट आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन गलत टिक कर दिया क्या मैंने? अरे यार सॉरी सॉरी, सॉल्यूशन सही, ऑप्शन गलत टिक कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तुम जैसे रामलाल को पढ़ाते समय ऑप्शन क्या, मैं तो सवाल ही गलत टिक कर दूं, सारा दिमाग तो तुम खर्च कर देते हो। ऑप्शन गलत टिक कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें यह समझना था बस बेटा, यह समझना था कि ये स्टेप सही है और ये गलत है, बस इतना समझ जाओगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इतना समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ है। A force F applied on a square plate of side length है, if the percentage error in the measurement of L is 2% and the force is 4%, then what is the maximum percentage error in a pressure? What is the maximum percentage error in a pressure? चलो इधर देखो, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो जानते हो। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप यहां से लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा ए बाई ए। एक मिनट, ऐसे लिख लो, एफ बटा एल स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो आपको एल दिया हुआ है और आपको एरिया लिखना है, तो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर लिखेंगे ना आप, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर लिखेंगे। तो फॉर्मूला पहले कंप्लीट कर लीजिए, तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ प्लस एल स्क्वायर है तो 2 डेल्टा एल बाई एल। अब दोनों तरफ 100 से क्या करिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ में परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2% और फोर्स में दिया हुआ 4%, तो ये हो जाएगा आपका 4% प्लस 2 मल्टीप्लाई 2%, तो ये हो गया आपका 8% इज द करेक्ट आंसर। 8% इज द करेक्ट आंसर। आप में से कई लोगों का आ गया होगा 8%, कई बच्चे सी बोल रहे हैं ना, गलत कर दिया आपने बेटा। 6% कैसे होगा यार, मैं गलत कर रहा हूं क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा ना, ये तुमने 2 इग्नोर कर दिया होगा, इसको एरिया मान लिया होगा। साइड लेंथ दिया हुआ है, साइड लेंथ दिया हुआ है बेटा, साइड लेंथ दिया हुआ है, गलत कर रहे हैं आप, साइड लेंथ दिया हुआ है। चलो इधर देखो, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड, तो टाइम के टर्म्स में लिस्ट काउंट होगा डेल्टा टी इज 1/5 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर टू बी 25 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन का टोटल टाइम जो मेजर किया वो 25 सेकेंड किया। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी, टाइम के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, परसेंटेज एरर in the measurement of time, percentage error in the measurement of time is delta t by t multiply 100. Percentage error in the measurement of time is
डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई 100. व्हाट इज डेल्टा टी? व्हाट इज डेल्टा टी? तो डेल्टा टी यही हो गया ना 1/5 सेकेंड. 1/5 सेकेंड. व्हाट इज टी? व्हाट इज टी? टी क्या लेंगे अपन? टी. तो सर टी लेंगे 25 सेकेंड. 25 मल्टीप्लाई 100. टाइम हो जाएगा आपका 25 सेकेंड. सर अगर 25 सेकेंड अपन टाइम रखते हैं तो 25 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5. 25 सेकेंड. यस, तो ये होगा 4/5 मतलब 0.8%. 0.8% इज अ करेक्ट आंसर. बी इज अ करेक्ट आंसर. बी इज अ करेक्ट आंसर. कई बच्चे बोल रहे हैं डी होगा सर. जी कैसे बेटा? 0.8%. बी. इस पूरे सवाल में सर आपने इसको यूज नहीं किया, 20 ऑसिलेशन को नहीं करेंगे. सर 20 ऑसिलेशन का ही तो टाइम है, 20 ऑसिलेशन का कोई यूज कैसे नहीं करोगे? बेटा हमने जो टाइम मेजर किया है उसमें हमें एरर निकालना. देखो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम. और टाइम कितना मेजर किया हमने? 25 सेकेंड. टाइम हमने कितना मेजर किया? 25 सेकेंड. अब वो 20 ऑसिलेशन का हो या 30 ऑसिलेशन का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हां टाइम पीरियड निकालना तो उससे फर्क पड़ता. लेकिन हमसे एरर किसमें पूछा है? टाइम के मेजरमेंट में, टाइम पीरियड में नहीं. नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई यूज नहीं है. नो यूज ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नो यूज ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन का बेटा कोई यूज नहीं है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई यूज नहीं है. कुछ बच्चे डी क्यों बोल रहे हैं यार? 0.8% तो आया है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमने जो टाइम मेजर किया है वो तो 25 सेकेंड है. और हमें मेजर्ड टाइम में ही एरर निकालना है. हमें क्या करना है? मेजर्ड टाइम में ही एरर निकालना है. हमें मेजर्ड टाइम में ही एरर निकालना है. समझ में आया कि नहीं आया? हमें मेजर्ड टाइम में ही एरर निकालना है. समझ में आया? टाइम पीरियड वाला बताओ. टाइम पीरियड वाला बताऊंगा, अभी सवाल कराऊंगा. टाइम पीरियड वाला कराऊंगा. इधर देख. द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%. देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू. मेरी बात सुनना ध्यान से. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू. और ये नीट में n नंबर ऑफ टाइम्स पूछेगा. कई बार नीट में, टेस्ट सीरीज में कई जगह आपको खूब दिखेगा ये सवाल. ठीक है, तो चलो इधर देखो. तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू. तो यहां से लिखेंगे आप डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को आप करेंगे इग्नोर 3 डेल्टा r बाई आर. कितना इजी है यार. जब भी पावर हो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो आप लिखेंगे डायरेक्ट रिलेटिव एरर. कांस्टेंट वाले टर्म को करेंगे इग्नोर और पावर को लेंगे बाहर, तो ये आ जाएगा आपका. और स्फीयर के रेडियस में 2% का एरर दिया हुआ है. 2 × 3 इज इक्वल टू 6% इज अ करेक्ट आंसर. सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. सी 6%. बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, एकदम बहुत ही जोरदार. A set of effective observation of weight is used by a student to find the mass of an object using a physical balance. A large number of reading will reduce. ये बढ़िया सवाल है. फटाफट इस सवाल को पढ़ के सही ऑप्शन बताइए. फटाफट से इस सवाल को पढ़ के सही ऑप्शन बताइए. इस सवाल को पढ़ के. बेटा बुक बेस्ट नहीं होता. कई बच्चे बोलते हैं सर बेस्ट बुक बताओ. बेस्ट बुक कुछ नहीं होता है यार. सब में क्वेश्चन एक ही जैसे तुम्हें मिलेंगे. सारे किताब में क्वेश्चन एक ही जैसे मिलेंगे. मैं ही लिख देता हूं किताब कुछ दिनों में, वही बेस्ट हो जाएगा. चिंता मत कर. बेस्ट बुक जैसा कोई चीज नहीं होता. पीडब्ल्यू का मटेरियल लीजिए, बेस्ट है. आप वहां से सवाल सॉल्व कर लीजिए. अगर आपका मन नहीं है तो कोई भी आप किताब प्रैक्टिस के लिए खरीद लीजिए, बेस्ट है वो. बेस्ट होता है बेटा कंसेप्ट. बेस्ट होता है एमआर स्टार, किताब नहीं. चाहे कोई सा भी किताब उठा, एमआर स्टार आता है, कंसेप्ट आता है, तो सवाल सॉल्व करोगे. चलो बताओ यहां पे कौन सा एरर डिक्रीज हो जाएगा. फटाफट बताइए. ए इज अ करेक्ट आंसर. यस, रैंडम एरर, रैंडम एरर, रैंडम एरर. यस यस यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. कौन बोल रहा है अभी सिस्टमैटिक एरर कभी भी डिक्रीज नहीं होता? कौन है ये बी वाला? सिस्टमैटिक एरर कभी भी डिक्रीज नहीं होता. सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट इन नेचर होता है. बिल्कुल सही है. द रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस, देन परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम. एक स्फीयर का रेडियस गिवन है,
एक स्फेयर का रेडियस गिवन है, यहां पे एक स्फेयर का रेडियस गिवन है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। AIPMT में पूछा है ये सवाल, आपको मिल जाएगा ये सवाल। और नहीं भी पूछा होगा तो कोई बात नहीं, एक बच्चा पूछता सर आपने वो सवाल करा था उस साल नहीं पूछा था। अरे दादा उससे 2 साल पहले पूछा होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लो ना यार। टाइप के बेसिस पे मैं कहता हूं ना, एग्जैक्टली सवाल वो मिले जरूरी थोड़ी ना है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस वन, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। तो रेडियस में परसेंटेज एरर नहीं दिया हुआ है, हमें रेडियस और आर और डेल्टा आर की वैल्यू दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है, बहुत बढ़िया। बच्चे सवाल देखते ही एकदम गोली मार देते हैं ऑप्शन पे, सवाल देखते ही गोली मार देते हैं ऑप्शन में। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस एंड मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर आर दिस एंड दिस, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है, मैं लिख देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है mr स्क्वायर, mr का स्क्वायर। रोटेशन वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में mr ही आएगा। तो देखो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर गिवन है, तो हमें मास और रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परसेंटेज एरर निकालना है। तो सीधा लिखेंगे डेल्टा I बाई आई इज इक्वल टू डेल्टा M बाई एम प्लस 2 डेल्टा R बाई आर। यहां से आपका सही आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आप फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? हाफ mv स्क्वायर। हमें काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो लिखेंगे डेल्टा के बाई के, हाफ को करेंगे इग्नोर, ये हो जाएगा डेल्टा m बाई एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई वी। समझ में आया? वैल्यू पुट करेंगे यहां से आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे यहां से आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम इफ अल्फा एंड बीटा आर द रिलेटिव एरर in the measurement of length and time period respectively, then percentage error in the measurement of acceleration due to gravity is, percentage error in the measurement of acceleration due to gravity is, फॉर्मूले में फिर से दिया हुआ t is equal to 2 pi root under L by g, t is equal to 2 pi root under L by g। ठीक है बेटा, अब सुनना ध्यान से और बहुत अच्छे से। हमें g में परसेंटेज एरर निकालना है, तो हमेशा फॉर्मूला आप उसी फिजिकल क्वांटिटी का बनाए जिसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है, किसी रैंडम फॉर्मूले का यूज ना करें। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मोमेंटम था क्या? मोमेंटम एंड मास, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो डेल्टा के टाइम हो गया ना, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने सवाल बिना अच्छे से पढ़े डायरेक्ट लिख दिया था, डेल्टा m बाई एम। बेटा यहां पे मास को आप इग्नोर करेंगे, सॉरी 2 को आप इग्नोर करेंगे, कांस्टेंट को आप क्या करेंगे? इग्नोर। ठीक है ना, नॉट दिस यूज दिस, नॉट दिस यूज दिस। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो हमें फॉर्मूला उसी का बनाना होता है जिसमें हमें एरर निकालना होता है। ठीक है ना, तो हमें जी में एरर निकालना है। तो सबसे पहले 2 पाई को इग्नोर करो, इग्नोर 2 पाई, और रीजन आपको पता है कि 2 पाई को क्यों इग्नोर करना है। अब इस रूट को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? मतलब एकदम एफर्टलेस, बस मैं छुट्टी करने वाला हूं, कोई बात नहीं, मैं छुट्टी कर रहा हूं। 1-2 बच्चों का मैसेज आना शुरू हो गया। 2 पाई को करो इग्नोर, और जैसे मैं बोलूंगा ना छुट्टी कर दो, तो 50 बच्चे तुरंत लिखेंगे सर क्लास लो, और देख के शर्म कर, देख के बाकी लोग शर्म करना। 50 बच्चे तुरंत लिखेंगे, देखना 50 बच्चे नहीं 10,000 बच्चे लिखेंगे तुरंत से, सर मत करो क्लास पढ़ाओ। 2 पाई को करो इग्नोर, और जो रूट है उसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई जी। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा ये, जी इज इक्वल टू
एल बाई टी स्क्वायर, जी इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। यह आया। अब ऑप्शन में ये तो तू काट दे, ये तेरा आंसर हो जाएगा। देखो देखो कंटिन्यू सर, लो क्लास लो सर, नो छुट्टी नो छुट्टी, अब दे। मैं छुट्टी तो कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं, मतलब इतना जालिम नहीं हूं मैं इतना जालिम नहीं हूं मैं, पर छुट्टी कर दूंगा बेटा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा सा शर्माओ बस, और कुछ मत करो। एक बच्चा बोला छुट्टी। पारुल मालविया, पारुल मालविया बेटा, पारुल जीवन में बहुत काम और हैं, जिनको डॉक्टर बनना है उनको क्यों डिस्टर्ब करो, तेरे बस का तो है नहीं। डोंट डिस्टर्ब सर, कंटिन्यू। पारुल बेटा तेरे बस का नहीं है, तुरंत दे। और बढ़ाइए सर, प्लीज कंटिन्यू, नो छुट्टी। चलो देखो इधर, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सर्कल। पारुल बेटा घर पे जाके मम्मी पापा को क्या जवाब दोगे कि वहां पे 10,000 बच्चे कह रहे थे पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ सर कंटिन्यू करो, और मैं कह रही थी नहीं पढ़ूंगी। ये बात एक बार मम्मी से कह के देखना, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, हाथ जोड़ के। एमआर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है। पारुल बेटा जाके अपने मम्मी से कहना कि मम्मी मम्मी आज ना क्लास में ना 10,000 बच्चे 99% बच्चे कह रहे थे सर और पढ़ाओ कंटिन्यू करो सर, समझ आ रहा है, और सर मैं और एक दो बच्चे थे जो कहा कि सर छुट्टी कर दो बहुत हो गया। और देखना तुम्हारे मम्मी पापा क्या जवाब देते हैं, ठीक है ना। देखना तुम्हारे मम्मी पापा क्या जवाब देते हैं। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 4%, देन एरर इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी सर्कमफ्रेंस। तो एक सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल आप खुद कर लेना। वायर ऑफ मास, देखो मास इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है एंड लेंथ इतना दिया हुआ है, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखो मास तो दिया हुआ है डायरेक्टली, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ। वायर है वायर, तो वायर होता है बेटा सिलेंड्रिकल, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया इसका हाइट या लेंथ बोल दो, ये हो गया इसका। एक मिनट वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, समझ में आया कि नहीं है। एरिया हो गया इसका पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से। अब इसका फॉर्मूला आप अच्छे से पहले लिख लो, ये हो गया आपका मास अपॉन वॉल्यूम को लिखो एरिया इंटू लेंथ, मास एरिया को लिखोगे पाई, रेडियस का स्क्वायर इंटू लेंथ। अब ये हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस पाई को करो इग्नोर क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको हम कर देंगे इग्नोर। ये हो जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अगर तुम्हें थोड़ा डाउट है तो ये फॉर्मूला समझ लो कि क्वेश्चन में गिवन है, बाकी ये तुम्हें पढ़ना था। क्लियर है बेटा, चलो हो गया छुट्टी लो हो गया छुट्टी लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इट में कि हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करें, लेकिन कुछ पार्ट जो एरर में और अच्छे सवाल कराने मुझे, ऐसा नहीं कि मैंने अभी खत्म कर दिया बेटा, और बढ़िया सवाल मैं कराना अभी सिखाऊंगा। अभी मैंने साइन थीटा में एरर निकालना आपको नहीं सिखाया है, साइन थीटा कॉस थीटा में एरर निकालना नहीं सिखाया, मैंने इसमें एरर निकालना नहीं सिखाया। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मान लो y इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी हो, अब यहां पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो, तब आप एरर कैसे निकालेंगे y में, ये हम आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फिर काइनेमेटिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जोरदार मजा आएगा काइनेमेटिक्स में, क्योंकि फिजिक्स तो ये भी है, फिजिक्स तो पहले भी मैथमेटिक्स भी हमने वही पढ़ा है जो फिजिक्स में काम आने वाला है, लेकिन काइनेमेटिक्स में आपको रियल फील आएगा कि अब मतलब जो फिजिक्स है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई तेज चल रहा, स्लो चल रहा, रिटार्डेशन क्या होता है, बॉल को ऊपर फेंकते तो नीचे कैसे आता है, कितने देर में आ जाता है, ये सारी चीजें आपको अभी जोरदार तरीके से समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अभी होगा, अगर हो सकता है मैं एक्स्ट्रा लेक्चर के फॉर्म में आपको दे दूं कल, क्योंकि आधे घंटे में ही करा दूंगा जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।